आप सभी उपस्थित हो गए? ऑल आर प्रेजेंट? मैम कुछ लोग रह गए हैं अभी। अच्छा, आप लोग अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। इससे लगना चाहिए ना प्रेजेंट हैं आप सब। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? फाइन मैम। कल बताया था आप लोगों को कैसे पीएचडी करना है, जिसके बाद एक नई इंडस्ट्री डेवलप हो रही है हमारी, उसके बारे में भी बताया था कि किस तरह से आपको, चूंकि ये नया सेक्टर डेवलप हो रहा है या इंडस्ट्री के क्षेत्र में एक नई हलचल के रूप में आ रहा है, तो इस पर कैसे आप रिएक्ट करेंगे, क्या है, कैसे इसका क्या फंक्शन है, कैसे वर्क कर रहा है, इसका इकोनॉमी में क्या रोल है, ये सारी चीजें आपको बता रहे थे। कल थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया था कि क्या लॉजिस्टिक इंडस्ट्री क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रोसेस शामिल हैं और उन प्रोसेस में किस तरह से ये इंडस्ट्री काम करती है। इसमें मैंने आपको कल बताया था कि ये दो तरह से काम करती है। इसका जो फंक्शन है वो फॉरवर्ड और रिवर्स दो तरह से काम करता है। फॉरवर्ड में आपको बताया था कि जब ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर को कैसे आगे कंज्यूमर तक डिलीवर किया जाए, यानी आगे चलने का जो प्रोसेस है, फॉरवर्ड गोइंग जो प्रोसेस है, वो पूरा इसके अंतर्गत फॉलो किया जाता है। यानी कि माल कहाँ से शुरुआत हुई और जब लास्ट कंज्यूमर तक वो पहुंचा आगे बढ़ते हुए, तो उसके बीच में कौन कौन से प्रोसेस आए हैं, वो सारे प्रोसेस फॉरवर्ड प्रोसेस के अंतर्गत या फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद आपका आता है रिवर्स डायरेक्शन। आपको कल बताया था कि जो भी की जब डिमांड होती है तो वो डिमांड की तरफ से होती है, स्टोर पर होती है, ऐप पर होती है और वो चीजें कंज्यूमर तक पहुंचाई जाती हैं। तो ऐसे में कभी कभी ऐसा होता है कि कंज्यूमर तक जब सामान पहुंचता है तो डैमेज भी हो जाता है, या आपने मंगाया कुछ था और कुछ आपके पार्सल में आ जाता है। गुड आफ्टरनून। तो इस तरह से कुछ चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, तो मेरे सामने एक समस्या आ जाती है, क्या उस हम गलत सामान को या जो डैमेज कंसाइनमेंट गया है उसको या तो मुझे रिप्लेस करना है या मुझे एक्सचेंज करना है। तो ये जो वहां से पीछे की तरफ काम होता है वो सब आपका रिवर्स डायरेक्शन में होता है। हम सभी जानते हैं कि लॉजिस्टिक का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने कस्टमर के लिए जो उसका कंसाइनमेंट, जो उसका पार्सल है, वो उसकी आवश्यकता की चीज होती है और उसको सही समय पर डिलीवर हो और बहुत ही इजी गोइंग प्रोसेस में उसके सामने वो पहुंचना चाहिए। तो उससे उसके ऊपर फेथ हो जाता है और आगे से जब वो शॉपिंग करता है तो उसी कंपनी के माध्यम से या उसी ऐप के माध्यम से या उसी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के माध्यम से वो परचेजिंग करता है, क्योंकि उसमें एक लंबे समय तक के लिए अगर आपको दोनों के बीच में कनेक्टिविटी रखनी है तो फेथ बहुत जरूरी है। और फेथ कैसे आता है कि जो वो मांग रहा है, जो उसने डिमांड की है, वही डिलीवरी भी होनी चाहिए।
एक बार अगर कहीं आपकी डिलीवरी गड़बड़ हो जाती है, कहीं माल सप्लाई में दिक्कत हो जाती है, तो आपका उससे भरोसा उठ जाता है और फिर आगे से आप उससे सामान को लेना पसंद नहीं करते हैं। या एक्सचेंज में प्रॉब्लम आई, या आपको सामान उसने टूटा दिया और कह दिया नहीं मेरी तरफ से तो सही पैकिंग थी, वो आपने ही तोड़ दिया होगा। तो इस तरह से वो उस समय तो आप उसको बियर कर लेते हैं रिस्क को, लेकिन आगे से आप उसके साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं रखते हैं। तो ये जो कस्टमर के साथ आपका जो रिश्ता बनता है शॉपिंग वालों का या लॉजिस्टिक इंडस्ट्री वालों का, ये लंबे समय तक टिकना चाहिए। और लंबे समय तक अगर आपको टिकना है तो उसमें एक बहुत अच्छी शुरुआत, बहुत अच्छी पार्टनरशिप, बहुत अच्छे रिलेशनशिप डेवलप होने चाहिए। अब इसके लिए इसमें डिलीवरी बॉय भी होता है। मान लीजिए आप एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो बहुत ही रूडली आपके साथ बिहेव कर रहा है, या आपके साथ हार्श लैंग्वेज बोल रहा है, या कह रहा है कि आपको नहीं चाहिए होगा, आपने तो ऐसे ही कर दिया, आप पहले ही सोच के करते, मैंने तो सारी चीजें आपको दिखाई थी, देखी थी, फिर आपने ऐसा क्यों किया। तो आगे से आप फिर हो सकता है कि आपको नुकसान भी हो जाए, लेकिन आप आगे से उसके साथ कोई भी एक्सचेंज नहीं करेंगी। तो इसलिए डिलीवरी बॉय को भी ये बताना चाहिए और समझ के रहना चाहिए कि बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही स्वीट स्पोकन होने के साथ साथ और बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन के साथ साथ स्माइली फेस के साथ उसको कस्टमर के साथ रिएक्ट करना चाहिए। क्योंकि इतना वो हंसने के साथ या मुस्कुराते हुए कस्टमर से बिहेव करेगा, उतना ही उसके साथ एक अच्छा रिश्ता कायम कर लेगा और आगे भी फर्दर जब परचेजिंग होगी तो डेफिनेटली वो इस इंडस्ट्री को ही कांटेक्ट करेगा। अब प्रश्न आता है कि ये जो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री होती है इसके एडवांटेज क्या है, यानी एडवांटेजेस ऑफ लॉजिस्टिक इंडस्ट्री, क्या एडवांटेज है कि जो इसमें हम बढ़ रहे हैं। देखिए समय परिवर्तनशील है और समय के बदलने के साथ साथ, नमस्कार श्यामदेव जी, तो समय के बदलने के साथ साथ लोगों के विचार बदलते हैं और विचार बदलते हैं तो डेफिनेटली इनोवेशन है, नई टेक्नोलॉजी आती है और उसी के साथ हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ती है। क्योंकि अगर उसमें स्टेग्नेशन आ जाएगा तो डेफिनेटली कोई भी रिफॉर्म काम नहीं करेगा। तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि हम निश्चित तौर पर नए आइडियाज, नए इनोवेशन करते रहें और इसी के अकॉर्डिंग फिर न्यू टेक्नोलॉजी हमारे सामने आएगी और उसका जब प्रयोग होगा तो रिफॉर्म्स अपने आप आएंगे भी और दिखाई भी देंगे। इसके अंतर्गत कल ही मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर इस नई श्रृंखला में, इस नई टेक्नोलॉजी के कारण देखा जाता है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम के माध्यम से इंडिया बहुत आगे आ रहा है। जो सर्वे हो रहा है उसके अंतर्गत अमेरिका और चाइना के बाद इंडिया का ही नंबर है स्टार्टअप कंपनीज में, स्टार्टअप इकोसिस्टम में। क्योंकि पहले तो ब्रिटेन था 3rd नंबर पर इंडिया ने ब्रिटेन को भी पछाड़ दिया है और पीछे करने के बाद इंडिया 3rd नंबर पर आ गया है। तो इसमें भी आपको बताया था कि कुछ हमारे यहाँ पर इस तरह के स्टार्टअप्स आए हैं जिसमें अच्छा खासा नेशनल इनकम बढ़ती हुई दिख रही है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती दिख रही है और एक यूनिकॉर्न के अंतर्गत शामिल होने की भी होड़ बढ़ती चली जा रही है। यूनिकॉर्न कंपनीज कौन सी होती है? जिनकी वैल्यू $1 अरब से अधिक होती है, वो सारी यूनिकॉर्न कंपनीज कही जाती है। तो हमारे यहाँ 2016-17 में मात्र 735 यूनिट्स कंपनीज थी और 2021-22 में ये बढ़कर के लगभग 14,000 हो गई हैं। इट मीन्स स्टार्टअप कंपनीज के माध्यम से लोग इस इंडस्ट्री की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं और इसमें निवेश बढ़ रहा है। हमारे यहाँ 44 इंडियन कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने 2021 में यूनिकॉर्न दर्जा हासिल कर लिया है। यूनिकॉर्न दर्जा यानी $1 अरब से ऊपर इनकी वैल्यू हो चुकी है और इस तरह से इंडिया के अंतर्गत टोटल 83 कंपनीज यूनिकॉर्न दर्जे में शामिल हो गई हैं, जबकि ब्रिटेन में केवल 39 कंपनीज यूनिकॉर्न दर्जे में शामिल है। तो इट मीन्स इंडिया ने ब्रिटेन को भी पीछे कर दिया है और स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत का स्थान बढ़ रहा है। और इसका ये सीधा सीधा इस बात का सिंबल है कि हमारे यहाँ लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की तरफ जो लोगों का रुझान है वो बढ़ रहा है। क्योंकि ये जो कंपनीज की वैल्यू बढ़ रही है, यूनिकॉर्न दर्जे में जो शामिल होती जा रही है, इनको स्टेटस मिल रहा है यूनिकॉर्न का, तो वो पाने की होड़ के चक्कर में लोग
तरह तरह की इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रही है, और इसी में इन्वेस्टमेंट लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की तरफ भी बढ़ रहा है। हर काम एक बहुत ही सोचे समझे और रणनीति के तहत किया जा रहा है, जिससे कि बड़ी मात्रा में इकोनॉमिक अर्निंग हमारी अच्छी खासी हो जाए। सबसे पहला जो इसका फायदा लॉजिस्टिक इंडस्ट्री का जो एडवांटेज है हमारे सामने, वो है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट देखिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना ये बहुत बड़ी बात होती है। आप देखिए, हमारे यहाँ जो भी इलेक्शन होता है वो एम्प्लॉयमेंट पर होता है। जो यूथ है वो हमेशा एम्प्लॉयमेंट की तरफ देखता है, और अपने आप को शुरुआत से जहां वो 10th करता है वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ देखते हुए अपने अपनी जो उसकी स्टडी स्ट्रक्चर है उसको उसी तरह से मोटिवेट करता है और आगे की तरफ बढ़ता है। तो एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट से हो रहा है तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए एडवांटेज माना जाता है, क्योंकि इसमें देखा जाता है कि आज का जो समय है, जो मॉडर्न एज है इंडियन, जो इस समय इंडिया की का पीरियड चल रहा है, रिफॉर्म्स का है। तो इस रिफॉर्म्स में ई कॉमर्स का जो बिजनेस है ये सबसे शानदार बिजनेस माना जा रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस ये जा रहा है। और ये जो युवा वर्ग है, जो हमारे यूथ है, उनके लिए ये इंडस्ट्री रोजगार पाने के लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि गवर्नमेंट इस समय सेक्टर्स को प्राइवेटाइज कर रही है, जिसके अंतर्गत आपके सामने एम्प्लॉयमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप अपने स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दें और कोई ना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करके आप अपने लिए इनकम को जनरेट करें। तो उसमें ये ई कॉमर्स का बिजनेस बहुत अच्छा यानी बेस्ट ऑप्शन बन करके उभर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंतर्गत स्किल्ड लेबर को तो एम्प्लॉयमेंट मिलता ही है, लेकिन जो अनस्किल्ड लेबर है उसको भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इसके अंतर्गत आप देखते हैं डिलीवरी करने वाला डिलीवरी बॉय होता है, सामान की पैकिंग करने वाला होता है, लेबलिंग करने वाला होता है। इसके साथ साथ सामान अगर कोई डैमेज हुआ है उसको हटा करके उसकी जगह पे नई सामान रखना, यानी छोटे छोटे से कार्य होते हैं जो एक बहुत ही अनस्किल्ड लेबर के रूप में छोटे छोटे वर्कर की आवश्यकता होती है, और उन सबको इसके अंतर्गत काम लगातार मिलता चला जाता। तो ये जो इंडस्ट्री है ये मार्केटिंग भी देखती है, ये अकाउंट्स यानी फाइनेंस भी देखती है, ग्राफिक्स भी देखती है, बहुत सारे इसमें लोगों की आवश्यकता होती है। और ये सारी चीजें इसके अंतर्गत जब आती हैं तो उतना ही ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हर सेक्टर का, हर क्षेत्र का जनरेट होता चला जाता। आपने देखा होगा कि जब कोविड आया था तो कोविड के अंतर्गत सारी इंडस्ट्री बंद हो रही थी, लेकिन जो हमारी ई कॉमर्स कंपनीज थी या जो ऑनलाइन शॉपिंग एप्स थे वो बंद नहीं हुए थे, और उनके माध्यम से एक बहुत बड़ा बिजनेस इसके अंतर्गत आया और ग्रोथ देखने को मिली। जब कोविड समाप्त हुआ था तो उस समय उसके बाद जो हमारे पास डेटा आए थे तो उसमें ये कहा गया था कि कुछ कंपनी तो खैर घाटे में गई थी, लेकिन कुछ कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ रेट डेवलप की थी, बहुत गेन किया था। यानी उन्होंने क्या किया था कि अपना जो उसका प्रोडक्शन का जो स्केल था या जो उसका एक डायरेक्शन था वो चेंज कर दिया था, और उसके माध्यम से उन्होंने अच्छा इसमें ग्रोथ किया था। तो रोजगार जो है वो एक हर इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी पार्ट होता है, अगर वो बढ़ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप देखते हैं कि कभी कभी महामारी आ जाती है या कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, उसके अंतर्गत हमारा बिजनेस प्रभावित ना हो, अनइफेक्टेड रहे, तो उसके लिए ये ई कॉमर्स या ई बिजनेस हमारा बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। और कोविड काल में ये भी गया था कि ई कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज थी सबने अच्छा खासा बिजनेस किया था। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है कि ये जो है डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन यानी स्वचालन और जो डिजिटलीकरण है उसमें इसमें काफी ज्यादा वृद्धि दिखाई देती है। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ इंडिया के अंतर्गत इसको ऐसा लग रहा था कि इसको संचालित करने में हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लिटरेसी उतनी ज्यादा नहीं है, और जो हमारे रूरल एरियाज हैं उनमें एजुकेशन की कमी है। तो इसके माध्यम से ऐसा लग रहा था कि हमारी आज भी जो इंडस्ट्री पेन और कागज पर चलेगी वही सबसे ज्यादा रन करेगी, कि आदमी आएगा, बाकायदा सामान की लिस्ट सौंपेगा और आप उसको वो पूरा एक एक निकाल करके देगा, फिर आप उसको हिसाब लगवाओगे, लास्ट में बताओगे कितना हुआ, वही सिस्टम पनप पाएगा और जो डिजिटलीकरण है वो नहीं चल पाएगा। लेकिन इसने बता दिया था कि अब जो इंडस्ट्री पेन और पेपर पर चलने वाली है उसके साथ साथ जो डिजिटल पेमेंट लेने वाली है उनका भी एक समय है,
और उन पर आप विश्वास कर सकते हैं, और उस विश्वास के माध्यम से ये आपका जो ऑनलाइन पेमेंट होता है वो काफी तेजी के साथ रन किया। आपने देखा होगा पेटीएम के माध्यम से भीम ऐप बनाया गया था, उसके माध्यम से क्यूआर स्कैन के माध्यम से। इवन देन उस समय की जो आदत है वो अभी तक इतनी पड़ी हुई कि आदमी शॉप पर जाता है, क्रेडिट कार्ड ले जाता है, या पेटीएम में कहता है कि पेटीएम से पेमेंट कर देंगे, यानी कि जेबों में बहुत ज्यादा पैसा लेने की आदत नहीं है। जब शुरुआत में हुआ था, जब नोटबंदी हुई थी, तो हम लोगों को लगता था कि कैसे अब काम होगा। ये ऊपर से सरकार बार बार ये प्रेशर कर रही थी कि आप चलन में मुद्रा को नहीं लाएंगे, यानी जो वेलोसिटी है उसको आप कम करेंगे मनी की, और आप उसको ऑनलाइन पेमेंट ज्यादा करेंगे। तो बड़ा वजन लगता था, ऐसा लग रहा था कि क्या सरकार ने ये सब लाद दिया है। लेकिन आज आप खुद में महसूस कर रहे होंगे कि बड़ा अच्छा सा लगता है कि हमको कोई ना लूटने का खतरा है, ना किसी चीज की जाने की है, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं कैश में। दुकान पर गए, सारा सामान हो गया, पेमेंट भी हो गया, और हम आराम से घर भी चले आते हैं। तो धीरे धीरे इस पर विश्वास जमा, और आज गांव के लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग करके आप देखिए एटीएम वो पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं। अब आदमी घरों में रुपया नहीं रखता, सबके नाम एटीएम कार्ड बने हुए हैं, जैसे जरूरत होती वहां से निकाल लाता है। तो जो ये लेन देन जिसको हम कहते हैं ना कि दिखाई नहीं देता, इनविजिबल होता है, डिजिटलाइजेशन, इसमें बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। आप देखते हैं कि अगर हमको बिजनेसमैन कहीं से कोई कहता है कि आप हमको 5 लाख रुपया दीजिए, तो पहले आप जाते थे, बड़ा संभाल के रखते थे, और उसको उसको बड़ी सुरक्षा के साथ पहुंचाते थे। आज आपको ऐसा नहीं करना, बस एक फॉर्म आता है आरटीजीएस, बैंक में गए, आपने भरा, और आप काउंटर से निकल के बैंक के बाहर नहीं आ पाएंगे, और आपका पैसा वहां पर पहुंच जाता है। आपको कितनी खुशी होती है। पहली बार गए होंगे तो लगा होगा कि डर लग रहा, पता नहीं ऐसा ना पहुंचे, लेकिन अब इतना अच्छा लगता है कि लोग, हमने तो 2 मिनट में उसको 5 लाख दे दिया, और कहीं कोई रॉबरी भी नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई हमको, तो बहुत आराम भी मिलता है इससे, और सर्कुलेशन में भी मनी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रह जाती। तो इस ई कॉमर्स बिजनेस ने डिजिटलाइजेशन और ऑटोमोशन, इन दोनों चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ाया है। तीसरी चीज है गुड अर्निंग। इसके माध्यम से एक अच्छी अर्निंग हमको होती है, नंबर 1 की अर्निंग होती है। सब कुछ चूंकि ऑनलाइन पेमेंट है, तो उसमें आपके सामने कुछ छिपा नहीं है, सब कुछ दिख रहा होता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है। तो जो एक टैग लगता था कि कंपनियां चोरी कर लेती हैं, वो भी चोरी नहीं हो पाता, क्योंकि आपने ऑर्डर सब ऑनलाइन बुक किए, पेमेंट सब ऑनलाइन लिया है, सारा कैश आपका ऑनलाइन है, तो इसमें चोरी जैसी फिर कोई समस्या नहीं रहती। आईटी डिपार्टमेंट भी बहुत ज्यादा फिर निगाह नहीं रखता है। दूसरी चीज है, कमाई इसलिए भी अच्छी इसकी हो जाती है क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कि 4-5 हजार से लेकर के और लाखों की सैलरी वाले लोग आपको मिल जाते हैं, क्योंकि 4-5 हजार की सैलरी स्किल्ड लेबर है, जो कहीं पढ़ा नहीं है, थोड़ा बहुत को अक्षर ज्ञान हो गया है, बाइक वाइक चला लेता है, उसको भी 4-5 हजार की में मिल जाती है। इसके साथ साथ एमबीए के हुए सीईओ वगैरह बनते की लाखों में हो जाती है। बीच की और चेन होती है, उसमें आपने देखा होगा कि उसके बीच के स्टोर्स बन जाते हैं। जैसे कोई लेडी घर बैठी ये बिजनेस करती है, कस्टमर को खुद ऑर्डर भी नहीं करना पड़ता, फोटो देखी, हाँ ये आप मेरा ऑर्डर लगा दीजिए, पेमेंट किया है तो खुद ही कैश दे देगी, वो अपना पेटीएम से करती रहेगी। यानी के माध्यम से प्रयास किया जाए, तो इसमें जितनी कड़ी आती है इनकम को बढ़ाते हैं, घर बैठे भी कर सकते हैं, और अगर आप फील्ड में उतरती हैं तो भी इससे कमाई में फायदा मिल जाता है। तो एक गुड। अब प्रश्न ये आता है कि अगर आप इस इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, आप किस बेस पर इसमें आएंगे, क्या करना चाहिए। तो देखिए, वैसे तो इसमें कोर्सेज कई हैं, क्वालिफिकेशन के आधार पर ही इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है आपको कि आपने क्या किया है। यानी आपने केवल सर्टिफिकेट लिया है, डिप्लोमा लिया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेवल का लिया हुआ है, तो उस किस प्रकार का आपने कोर्सेज किए हैं, उस कोर्सेज के बेस पर ही आपको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और इसके अंतर्गत देखा जाता है कि जो भी इंस्टीट्यूट है वो जो कोर्स कराते हैं, उनकी जो ड्यूरेशन है वो 4 मंथ से लेकर के 3 इयर्स तक की है, 4 इयर्स तक की है। यानी अगर आप डिग्री ले रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ले रहे हैं,
तो आपको 4 इयर्स लग जाते हैं, कम की ले रहे हैं तो 3 इयर्स है, और कुछ महीने का सिंपल आपको केवल डिलीवरी कैसे होना है, कैसे बोलना है, क्या करना है, इसी का लेना है तो 4 महीने का भी आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो हो जाता है। तो आप किस तरह की योग्यता या किस चाह रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग किया जाता है, और कोर्स के साथ साथ आप उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना अप्लाई करिए, नजदीक से नजदीक आपको काम मिल जाएगा। और जैसे आपने देखा था ना कोविड काल में व्यक्ति काम कर रहे थे, वो डर वजह से वहां से जगह से छोड़ छोड़ के भाग रहे थे, तो वो समस्या थी। आप नजदीक काम कर रहे हैं तो हम वापस जाते हैं, तो ये भी समझ आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अर्निंग चलती रहती है। तो ये योग्यता के अनुसार रोजगार मिलने जैसी जो विशेषता है वो इस लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के अंतर्गत पाई जाती है। अब आता है कि इसका जो मैनेजरियल जॉब है वो किस तरह का है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री अगर गेन करना चाहती है तो उसका जो मैनेजरियल बोर्ड होता है बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव चाहिए, थॉटफुल होना चाहिए, ताकि किसी भी इंडस्ट्री को उठा क्योंकि जो उसकी बैकबोन होती है वो उसका मैनेजमेंट ही होता है। मैनेजमेंट जो है काम करता है, इसको काम करता है, तो आजकल जो कंपनियां हैं वो इस पर खूब खर्चा भी कर रही हैं, यानी एमबीए करा देती है। अगर आपने ज्वाइन भी कर लिया है और आपके अंदर योग्यता है तो एमबीए करने के लिए आपको लीव भी दे देती है, और लगता है कि इसमें पोटेंशियल है तो उसको भी लीव पर भेज करके करा देती हैं कोर्सेज। तो इस पर खूब खर्चा कर रही हैं। यानी अगर भारत की बात की जाए तो भारत जैसे जो विकासशील राष्ट्र है उसके अंतर्गत एक बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट इस पर किया जा रहा है मैनेजरियल बोर्ड पर, कि अच्छे से अच्छे मैनेजर आएंगे तो जो हमारा कंज्यूमर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी बहुत ही अच्छी प्रकार से हो पाएगी। और एक जो लॉजिस्टिक मैनेजर होता है उसका एक बहुत बड़ा काम होता है कि किसी भी व्यवसायी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी पर्सन को जो रॉ मटेरियल चाहिए है या जो जरूरी गुड्स चाहिए है, जो जरूरी प्रोडक्ट्स चाहिए है, वो निर्बाध रूप से कोई भी उसमें हिंड्रेंस ना आने पाए, वो उनकी सप्लाई चलती रहनी चाहिए। क्योंकि अगर ज्यादा आती है तो वहीं पर आप स्वास्थ्य कोई भी प्रोडक्ट, सेवा या जो रॉ मटेरियल है उसकी डिमांड और सप्लाई में बैलेंस रहना चाहिए। यानी डिमांड और सप्लाई, ऐसा ना हो कि आप अपने स्टोर में बहुत ज्यादा इकट्ठा करके रख लें, डिमांड उतनी ना हो तो आपको नुकसान हो सकता है। तो डिमांड और सप्लाई के बीच में बैलेंस बना होना चाहिए, और जो भी वो कंसाइनमेंट की जा रही है उसको वो ग्राहक को संतुष्ट करने वाला होना चाहिए, क्योंकि अगर आपसे आपका ग्राहक ही संतुष्ट नहीं है, कंज्यूमर नहीं कर पाएगी। इसके साथ साथ सही डिलीवरी हुई है उसकी भी जांच मैनेजर को करनी चाहिए, क्योंकि जब आप शिकायत करते हैं तो मैनेजर ही उसको अटेंड करेगा और वही देखेगा कि कहाँ गड़बड़ी आई थी, या अगर नहीं अटेंड करता तो वहां तक सूचना पहुंचाई जाती है मैनेजर तक कि कहाँ पर क्या गड़बड़ी आ गई थी। दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए हमें कोई चाइना का सामान मंगाना होता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो वो हमें घर बैठे मंगाना है, तो यही लॉजिस्टिक मैनेजर इस बात के लिए आपको आश्वस्त करेगा कि आपने जो माल मंगाया वही आप तक पहुंचेगा। या भारत के आम बहुत प्रसिद्ध है, बाहर जाते खजूर आता है ईरान से, तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि फूड आइटम्स में आती हैं, लेकिन ये भी लॉजिस्टिक मैनेजर की देखरेख में इनकी सप्लाई की जाती है, जिससे कि जहां पर ये पहुंचे वहां से कोई शिकायत का अवसर उस कंपनी के पास ना आने पाए। यानी एश्योर करता है मैनेजर कि जिस चीज की सप्लाई हो रही है वो अपने आप में क्वालिटी वाइज सही है और कंज्यूमर इससे सेटिस्फाइड होगा। अब प्रश्न आता है कि मोटिव क्या है इस इंडस्ट्री का, क्योंकि जो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है वो तेजी के साथ हर कंट्री में अपने पांव फैलाती चली जा रही है। और अगर आप स्टार्टअप्स को बढ़ा रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका जो मार्केट है, जो एरिया है, और ज्यादा वाइड होता चला जा रहा है। तो इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव है कि शॉपिंग को
इजिएस्ट बनाना, यानी इजी तो है कि आप जाते हैं, लेकिन जब आप घर से निकलते हैं, तैयार होते हैं, दुकान पर भीड़ होती है, बहुत सारी समस्याएं, उन सारी समस्याओं से बचने के लिए आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो उसको कैसे इजिएस्ट बनाया जाए, आसान से आसान बनाया जाए और उसका विस्तार किया जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि जब डिमांड का विस्तार नहीं होता है, मांगे का विस्तार एक्सपेंड नहीं होता है, तब तक प्रोडक्शन सेक्टर अच्छे प्रकार से काम नहीं करता है, क्योंकि जो यूनिट्स प्रोड्यूस करती हैं वो डिमांड के बेस करती हैं, तो डेफिनेटली प्रोडक्शन भी आपका आगे की तरफ बढ़ेगा। और दूसरी चीज है, आज इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट जितनी तेजी के साथ रफ्तार पकड़ रहा है, उतनी ही तेजी के साथ ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज भी बढ़ता चला जा रहा है। आप नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी हाथ में अगर आपके मोबाइल है, कोई ना कोई ऐप आपको बार बार आ रहा है, फेसबुक ही चला रहे, फेसबुक पर कोई ना कोई ऐप आ रहा है, तो आप लगातार उस पर सर्च करना शुरू कर देते हैं, और चीज की जरूरत नहीं भी होती है तो भी आप ऑर्डर कर देते हैं, क्यों? क्योंकि आपको अच्छी लग रही है, आपकी जो रेट है उसमें शो हो रहे हैं, वो आपके बैग के अंदर आ रहे हैं, वॉलेट में आपके आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप उस पर ध्यान देंगे और ऑर्डर आप अपना फिक्स कर देते हैं। तो इस तरह से कंज्यूमर्स की जो नेसेसिटीज हैं, उनको फुलफिल ये बहुत ही स्ट्रेटेजी के साथ करती है। इसलिए लॉजिस्टिक इंडस्ट्री का जो मोटिव है, और यही है कि हमारा कंज्यूमर हमसे सेटिस्फाइड रहे, एक एक चीज पर ध्यान दे करके वो इस मोटिव में सफल हो जाती है। अब आता है कि इसका फील्ड क्या है, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री का किस क्षेत्र में ये काम करती है। लॉजिस्टिक इंडस्ट्री, मैंने आपको बताया था फर्स्ट डे पर ही, कल ही आपको बताया था कि जितने भी प्रोसेस हैं, डिफरेंट प्रोसेस एक जगह पर आकर के इस इंडस्ट्री में समझी जाती है, उनको माना जाता है। तो जो ये इंडस्ट्री है, इसमें डिफरेंट प्रोसेस है, तो इसका फील्ड भी अलग अलग हो जाता है। यानी इसके अंतर्गत प्रोफेशनल पैकेजिंग से लेकर के सप्लायर चेन मैनेजमेंट तक सब कुछ इसमें शामिल होता है। यानी कि एक इंडस्ट्री जब कहीं शुरू होती है, तो उसकी चीजों के, यानी शुरुआत से लेकर के ऑर्डर फिक्स से लेकर के वहां तक पहुंचना, यानी मैनेजर की गतिविधि, सब कुछ इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी शामिल है, आपका मार्केटिंग भी शामिल है, वेयर हाउसिंग सिस्टम भी इसके अंतर्गत शामिल है, फाइनेंस भी आपका शामिल है, और पैकिंग भी शामिल है, देखभाल भी शामिल है कि कहीं कोई गलत सामान तो पैक नहीं हो रहा है, डैमेज सामान तो नहीं जा रहा है। जब आप देखते हैं कोई कंपनी लॉस में चलती है, तो अक्सर कर वो यही काम शुरू कर देती है कि उल्टे सीधे चीजों को उसमें डाल करके और पैक करके कंज्यूमर तक भेजना शुरू कर देती है, तो उसमें फिर वो कंपनी बंद ही हो जाती है। तो ये सारी चीजें भी इसके एरिया में आती हैं कि हर चीज के लिए क्वालिफाइड अगर या स्किल्ड लेबर अगर हमको मिल रहा है, तो हमारी कंपनी अच्छे से रन कर पाएगी। तो ये सारी चीजों की जो जानकारी है, ये एक प्रोफेशनल व्यक्ति को ही होती है, इसीलिए प्रोफेशनल व्यक्ति को ही इसमें रोजगार दिया जाता है। नहीं है तो उसको कोर्स करवाया जाता है, जिससे कि हमारी इंडस्ट्री सही तरीके से रन कर सके। और सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसा लॉजिस्टिक इंडस्ट्री, एक ऐसा फील्ड है जिसके अंतर्गत हमारे अपने कंट्री के अंदर या फॉरेन कंट्रीज में, यानी इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, दोनों इसके अंतर्गत शामिल आ जाते हैं। डिमांड सब जगह होती है। आप देखते हैं कि जब आप शॉपिंग करते हैं, तो कहाँ का बना सामान और कहाँ पर आपको सप्लाई हो रहा है। तो इसमें केवल देश की ही डिमांड नहीं जुड़ी है, बल्कि विदेश के साथ साथ विदेश की वस्तुओं की भी डिमांड जुड़ती चली जाती है। तो लेबर मैनेजमेंट है आपका, कस्टमर कोऑर्डिनेशन है आपका, परचेजिंग है, बिलिंग है, अकाउंटिंग है, सारी फील्ड आपके इसके अंतर्गत शामिल होते चले जाते हैं। तो ये इंडस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़े एरिया को कवर किए हुए है। देखने में लगता है कि चंद शब्दों में कि एक इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री में केवल सामान को बेचा जाता है और खरीदा जाता है, लेकिन उस खरीदने और बेचने की प्रक्रिया के बीच में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, जिनके लिए प्रोफेशनल पर्सन्स रखे जाते हैं, मैनेजर रखे जाते हैं, एमबीए क्वालिफाइड व्यक्ति रखे जाते हैं। अनस्किल्ड लेबर है जो ज्यादा दिमाग ना चलाए, केवल शरीर की मेहनत करने लायक हो, इस तरह का। तो एक बहुत बड़े फील्ड में ये काम करता है,
और अगर इस तरह की छोटी छोटी इंडस्ट्री डेवलप हो जाएंगी तो अपने लोकल स्तर पर बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने की संभावना बनी रहती है। कई बार ये प्रश्न किया जाता है कि क्या कोई भी व्यक्ति इस लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में काम कर सकता है। अब प्रश्न ये आता है कि कोई भी व्यक्ति से क्या मतलब है। इसमें काम करने वाला जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं बिजनेस माइंडेड होना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं उसके अंदर एक जो कहते हैं ना व्यवसायी वाला या व्यापारी वाला दिमाग उसके अंदर होना चाहिए। और उसको कहीं ना कहीं या तो उसने स्टडी की हो कार करने की, या कहीं कार का अनुभव हो, किसी भी ऐसी कंपनी में उसने वर्क किया हो जहां पर उसने देखा हो कि क्या हो सकता है। और वो सारी इसके अलावा भी अगर फिर भी आपको लग रहा है कि हमको यही बिजनेस पसंद यही करना है, तो उसके लिए फिर आप कोर्सेज करिए, सर्टिफिकेट लीजिए, डिप्लोमा लीजिए, डिप्लोमा कोर्स करिए, डिग्री लीजिए, तो आप उसको फिर विधिवत उस पर काम कर सकते हैं और आप इस इंडस्ट्री में आसानी के साथ इस इंडस्ट्री को डाल भी सकते हैं और इसको आसानी के साथ आगे बढ़ा भी सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि इसमें सैलरी क्या होगी इस इंडस्ट्री में। तो मैंने आपको भी बताया कि जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है तो हर लेवल का हो रहा है, यानी स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों के लिए है। कंपनी में अगर मैनेजर है तो उसकी सैलरी लाखों और हजारों में जाएगी, और एक बाइक चलाने वाला डिलीवरी बॉय है तो उसकी सैलरी 1000 में होगी, 4000 है, 5000 है, इस तरह की हो सकती है। उससे थोड़ा और होगा जो कई को देख रहा होगा, उसकी सैलरी 10,000 भी होगी। तो इस तरह से इसमें सैलरी का एक तरीका है कि जैसा आपकी योग्यता, जैसी क्वालिफिकेशन, उसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी होगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे प्रमोशन भी मिल जाता है। इसके साथ साथ अब ये कि भारत में इसकी क्या पोजीशन है, क्या ये बिजनेस सफल हो सकता है। तो ये माना जाता है कि लगभग भारत के अंतर्गत ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा जो व्यक्ति हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अभी बहुत छोटा सा हिस्सा इसमें जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि इसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। तभी तो सरकार बार बार जोर दे रही है स्किल डेवलपमेंट पर, क्योंकि वो जानती है कि अभी हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा गुंजाइश है काम की, और इस गुंजाइश के चलते हम इसमें और ज्यादा इन्वेस्ट करके प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो अभी केवल 2.5 करोड़ लोगों का आंकड़ा हमारे सामने आया है कि इतने व्यक्ति इसमें ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। और इसका जो कारोबार है, इसका जो व्यापार है, वो 12 अरब डॉलर से अधिक का इंडिया में हो चुका है। तो इस तरह से इंडिया की ये जो रेटिंग है या ये डाटा है, ये इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि इंडिया तेजी के साथ नई टेक्नोलॉजी, नई रिफॉर्म्स के साथ जुड़ रहा है, और एक रटी रटाई इंडस्ट्री में काम करने के स्थान पर स्वयं इंडस्ट्री को बना करके, डेवलप करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का कार्य कर रहा है। तो इसमें एक युवा वर्ग ज्यादा जुड़ा हुआ है, नई पीढ़ी ज्यादा जुड़ी हुई है, जो रिफॉर्म्स को जल्दी मान लेती है, जो टेक्नोलॉजी से जल्दी जुड़ जाती है, वो लोग इसके माध्यम से तेजी के साथ अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं, और उन्हीं की तरफ से ये डिमांड जो है वो जनरेट की जाती है। अब आता है कि इसमें कंपनियां कौन कौन सी हैं। तो हम सब जानते हैं कि कंपनियां, आप लोग खुद ही जानते होंगे, कुछ कंपनियां तो आपके निगाह में होंगी। जैसे आप अमेजोन है, ये सबके फर्स्ट जैसे ही नाम लो आपके जीप पे आ जाता है। मिंत्रा है, नायका है, होम ब्लिस है जिसपे आपको फर्नीचर वगैरह मिल जाते हैं, मीरो है, फ्लिपकार्ट है। हाँ फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट, हाँ बहुत सारी है, स्नैपडील है, अलीबाबा है, ईबे है, होम शॉप है, जबांग है, और एक और वो जोमेटो है। देखा होगा ना, खाना तक नहीं अब आपको बनाने की जरूरत, वो जोमेटो आपको खाना भी। स्विगी है। तो ये स्पेसिफिक, हाँ स्पेसिफिक फील्ड के लिए स्पेसिफिक कंपनियां काम कर रही हैं, यानी कि वो हर क्षेत्र में आ रही हैं, हर क्षेत्र में। इवन देन पहले ये कहा जाता था, पुराने लोग कहते थे कि खाना जो है बाहर का चलता हुआ हम नहीं खाएंगे। अब आपको जोमेटो सप्लाई कर रहा है, तो जो वर्किंग वीमेन है, जो अर्न कर रही हैं, उनके लिए एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है, और उनका ऑप्शन कितनों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। देखते होंगे आप ना, कितने लड़के सुबह सुबह बाइक पर दिख जाते होंगे, जोमेटो का पीछे बैग टांगे और कर रहे हैं। अमेजोन आपको कहीं भी चलिए, डिलीवरी बॉय कहीं ना कहीं आपको दिख जाता है।
तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि ये कंपनियां अब पर्टिकुलर जयपुरिया नाम से है, जो कि केवल जयपुर के जो उनका बंदेज का काम है उसके प्रिंट से संबंधित आपको चीजें दिखाते हैं। तो ये सब एक स्पेसिफिक फील्ड में काम कर रही है, और आप केवल सर्च करिए, आपको हर चीज यानी इंडिया में कहाँ क्या हो रहा है ये सारी चीजें आपको बहुत आसानी के साथ घर बैठे ही उपलब्ध हो जाती हैं। अब प्रश्न ये आता है कि अगर हम इस फील्ड में आए तो कहाँ से हम क्या करें, क्योंकि इंडस्ट्री अब डेफिनेटली रूप अपना बदल रही है, और 2.5 करोड़ आज हैं, ये अब बढ़ेंगे, घटने वाले तो है नहीं। दूसरी चीज है 12 अरब रुपए का कारोबार भी है इसमें, तो इसमें पैसा भी अच्छा खासा आने वाला है, तो युवा पीढ़ी इसकी तरफ बढ़ेगी। और आजकल की जो लड़कियों का है, जो वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, वो यही चाह रही है कि घर बैठ करके कुछ ऐसा किया जाए कि घर के साथ साथ अर्निंग भी होती रहे, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहती है। अब इसमें जो इंस्टीट्यूट हैं जो इस कोर्स को कराते हैं लॉजिस्टिक इंडस्ट्री का, उनमें कई इंस्टीट्यूट, एक तो न्यू दिल्ली में ही है आपका जो इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजिस्टिक एंड एविएशन मैनेजमेंट के नाम से है, न्यू दिल्ली में, जो इस तरह के कोर्स कराता है, कुछ इनोवेशन का कार्य भी करता है, जो अपने स्टूडेंट्स को आगे के लिए तैयार करता है। एक न्यू मुंबई में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, न्यू मुंबई में है, ये भी आपको बताता है कि नया क्या आ रहा है, किस तरह से इसको आगे बढ़ाएं। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर की है, ये भी इस तरह के कोर्सेज को कराती है। एशियन काउंसिल ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कोलकाता है, कोलकाता में भी है। यानी कोलकाता, बॉम्बे, इंदौर, न्यू दिल्ली सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, और ये सब मिलकर के इस तरह से काम कर रहे हैं कि जो जो आपको चाहिए है, जिस तरह की क्वालिफिकेशन चाहिए है, जो डिग्री चाहिए है, जो डिप्लोमा चाहिए, जो सर्टिफिकेट चाहिए आपको अपने फाइनेंस के अकॉर्डिंग, आपकी जेब के अकॉर्डिंग, वो उपलब्ध करा रहे हैं, और फिर जाकर के ये बड़ी बड़ी कंपनियों में अपने आप को सेटल कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको एक रूपरेखा बताई है कि एक लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के रूप में एक नया मार्केट डेवलप हो चुका है, जिसमें बहुत सारे व्यक्ति कूदे हैं, उन्होंने अर्निंग भी अपनी बढ़ाई है, और इसके साथ साथ अर्निंग बढ़ाने के साथ साथ उन्होंने अपने इनकम को भी इससे जनरेट कर रहे हैं, नेशनल इनकम में भी अपनी भागीदारी को बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री के डेवलप होने से पहले एक शब्द और आता है जिसको हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी अभी आपने इंडस्ट्री पढ़ी, लेकिन इंडस्ट्री से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना जरूरी है। या हम कह सकते हैं कि अगर आप इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं तो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना बहुत ही जरूरी है। अभी हमने कल ही आपको बताया था कि बजट में पीएम गति शक्ति ने 4 इंजन बताए, उसमें जो लास्ट इंजन है ग्रोथ का इंजन, वो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही माना जाता है। तो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको हम हिंदी में कहते हैं साभार अवसंरचना या रसद संरचना। ये इसका मतलब होता है कि इसमें आपका ट्रांसपोर्ट यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो इंडस्ट्री है जिसमें आप सीधा पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके पहले जो बेस तैयार करना है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से होता है। तो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका बजट में जिक्र किया गया है, और ये कहा जा रहा है कि ये लॉन्ग टर्म बजट है। लॉन्ग टर्म बजट कैसे है ये भी इसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत आपका ट्रांसपोर्ट है, भंडारण यानी वेयर हाउसेज है, प्रबंधन है, और आपका वस्तुओं की सजावट है, पैकिंग है, और सूचना है, सूचनाओं का प्रसारण है। ये सारी चीजें इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत शामिल की जा रही है। यानी एक शब्द में कहें तो प्रोडक्शन प्लेस जो है जहां पर गुड्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है और उन गुड्स को कंज्यूमर तक जो सप्लाई की जा रही है, वो उनका जो फ्लो है, गुड्स का फ्लो बहुत स्मूथ हो और बहुत इजीएस्ट हो। ये जो इसमें जो कुछ भी शामिल होगा वो सब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। यानी कि हमें व्यापार हमारा आसान हो जाए, हमारा जो उत्पादन है वो आसान हो जाए, वस्तुओं का आवागमन बहुत सुगम हो जाए, सरल हो जाए, उपभोक्ताओं को बहुत ही आसानी के साथ अपनी चीजें मिल जाए, उत्पादक को अपना मूल्य टाइम से मिल जाए, उसकी सारी वस्तुएं आसानी के साथ बिक कर के ग्राहकों तक पहुंच जाए। ये सारा जो है ये लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। वर्ल्ड बैंक ने एक एग्जीक्यूशन इंडेक्स जारी की थी और उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग कहा था कि इस लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में
भारत की जो हिस्सेदारी है वो सकारात्मक है, यानी पॉजिटिव है। वर्ल्ड बैंक को दिखा था कि संतुष्ट है। वो संतुष्ट कैसे है कि पिछले बजट में भी थोड़ा थोड़ा इस पर जोर दिया गया और अब की बजट पे तो उसको इंजन बना दिया गया है। तो इसका मतलब है कि वर्ल्ड बैंक यही चाह रहा है कि आप अपने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करें और बाकी तो इंडस्ट्री आपके यहाँ स्वयं ही आ जाएंगी। तो इसलिए वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है, जो अपना इंडेक्स जारी किया एग्जीक्यूशन इंडेक्स, उसमें कहा कि बहुत अच्छी रेटिंग जा रही है और पॉजिटिव है, यानी आप कम से कम सोच रहे हैं, उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो यही अपने आप में एक पॉजिटिव थिंकिंग है। दूसरी चीज है कि अगर इसको देखा जाए तो हमारे यहाँ 2014 में इंडिया लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में 54 प्लेस पर था, 54वां स्थान था, जो 2016 में 35वें स्थान पर आ गया, 35th प्लेस उसका हो गया। तो ये बता रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर कितना दिया जा रहा है। और उसके बाद जैसे ही लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के रिफॉर्म्स आने शुरू हो गए, यानी इंडस्ट्री अभी तक एक तरह से दौड़ रही थी, उसमें रिफॉर्म्स आ रहे हैं, वैरायटी आ रही है, उसके वेरियस एस्पेक्ट, वेरियस सेक्टर्स हमारे सामने आ रहे हैं रिफॉर्म्स के। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी अगर बात देखी जाए, चूंकि भारत हमारा डेवलपिंग कंट्री है, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना बहुत ही आवश्यक है। तो रोजगार की दृष्टि से अगर हम देखें तो भी एक बहुत ही इसकी इंपॉर्टेंस है लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का, लगभग 22 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार दे रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर डेवलपमेंट कर रहा है। तो और दूसरी चीज है, इसके माध्यम से जब हमारा ये सेक्टर या ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, तो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, हमारी सर्विस सेक्टर है, सभी अपने आप डेवलप होती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमने उनको बेस दे दिया है, और बेस के बाद अब उस पर क्या बनाना है ये खुद इंडस्ट्री डिसाइड कर लेंगी, ये खुद इन्वेस्ट करने वाले डिसाइड कर लेंगे। यानी हमारा सर्विस सेक्टर और हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर दोनों ही इसके साथ साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब प्रश्न ये आता है कि इंडिया के अंतर्गत कुछ चैलेंजेस भी हैं। हमने कह तो दिया है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, बजट में भी इसको स्थान दे दिया है। अब हमारे सामने इससे जुड़े हुए कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको हमें फेस करना पड़ेगा, और बिना उनको फेस किए हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो भारत के अंतर्गत सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? हाई कॉस्ट, यानी इसकी जो लागत है वो इतनी अधिक है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। जब हम ग्लोबल कंपटीशन में उतरते हैं तो हाई कॉस्ट जो है वही हमें सबसे बड़ा उससे खतरा हो जाता है। कंपटीशन हमारा किसी और से नहीं हो पाता है, बल्कि अपने आप में इसी कॉस्ट से हमारा चैलेंज हो जाता है, इसी से हमारा कंपटीशन हो जाता है, और यही हमको पीछे धकेल देता है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि कॉस्ट बढ़ी, कीमत बढ़ी, कीमत बढ़ी, कंज्यूमर घटा, कंज्यूमर घटा, डिमांड घटी, डिमांड घटी, प्रोडक्शन घटा। तो एक चेन के रूप में ये काम करता चला जाता है। तो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हाई कॉस्ट, ऊंची लागत, इसका सबसे बड़ा चैलेंज है। क्यों चैलेंज है ये हमारे लिए? ऊंची लागत कैसे हो जाती है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जितना भी हमारे यहाँ माल को लाने और ले जाने, यानी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जो गुड सप्लाई चेन है, उसके अंतर्गत हम ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट से ही सामान जाता है। ट्रांसपोर्ट में हम सबसे ज्यादा किसका यूज करते हैं बताइए? हम लोग मैम सड़क परिवहन का इस्तेमाल करते हैं ज्यादा, मैक्सिमम यूज करते हैं। लोग इसीलिए हमारी लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज में जो सामान होता है तो वो ज्यादा जो है हैवी नहीं होता है, तो उसके लिए रोड ट्रांसपोर्ट ही बेटर ऑप्शन है। रोड ट्रांसपोर्ट से ले जाया जाता है। ये हैवी की वजह से नहीं जाता है। ये हमारे सामने यही तो चैलेंज है कि हमारे यहाँ रेल के माध्यम से सामान नहीं जाता है, क्योंकि उतने अवेयर नहीं है, या उसका हम प्रयोग कम करते हैं। यानी एक डेटा बताता है कि अगर ट्रांसपोर्ट पर देखें तो 64% जो उसका हिस्सा है वो रोड ट्रांसपोर्ट से ही हो रहा है। जितनी माल की ढुलाई हो रही है, जा रहा है, वो 64% है। और वो इसलिए हाई कॉस्ट कर देता है क्योंकि अगर डीजल के दाम बढ़ गए, अगर पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तो ये ढुलाई महंगी हो जाती है, महंगी हो जाती है तो सामान महंगा हो जाता है। यानी सीधा सीधा कहा जाता है कि अगर परिवहन भाड़ा बढ़ जाएगा तो सीधी सीधी उसकी लागत बढ़ जाएगी।
और परिवहन में एक बड़ा हिस्सा हमारे यहाँ सड़कों का है, इसलिए हमारे यहाँ डीजल के प्रयोग का खतरा का यूज सबसे ज्यादा होता है, और इसीलिए हमारी जो है कॉस्ट वो बढ़ जाती है। उसके साथ साथ आपने एक चीज और देखी होगी कि हमारे यहाँ जो इनकम जो लोग होते हैं, जो ये व्यवसाय करते ट्रांसपोर्ट का, लगातार जिनमें दम नहीं बची है, ऐसे व्हीकल्स भी डाले रहते हैं। ट्रक है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जर्जर है बिल्कुल, लेकिन वो फिर भी उस पे दौड़ा रहे हैं सामान के जरिए। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे हैं इतना महंगा ट्रक लिया था तो इसका बिल्कुल लास्ट तक हमें प्राण चूस लेने चाहिए, निकाल लेने चाहिए, और ये उपयोग होना चाहिए। आप कई बार गवर्नमेंट की बसेस में बैठे होंगे तो देखा होगा कि जब उतरते होंगे तो लगता है कि सर बांध लिया जाए। वो कौन सा म्यूजिक नहीं था जो वो ना सुनाएगी, मतलब इतनी हिलना डुलना सारा जो है, पूरी जिम जाकर के जो एक्सरसाइज में आपको थकान ना हो, दर्द ना हो, वो उस बस में हो जाता है। तो यही तो एक अदक्षता पूर्ण जो हमारे यहाँ वाहन है, इनएफिशिएंट जो व्हीकल है, उनका प्रयोग सड़कों पर होता है। एक तो रोड ट्रांसपोर्ट का प्रयोग हम ज्यादा करते हैं, जिसमें डीजल की खपत होती है, डीजल के दाम बढ़ते हैं, वैसे ही कॉस्ट बढ़ जाती है, और ऊपर से ऐसे वाहनों का प्रयोग करते हैं जो चलने लायक नहीं है। उनसे आप देखते हैं प्रदूषण भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ता है, और हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, और फिर हमारा सामान महंगा हो जाता है, और फिर वो अनबिका रह जाता है या कम बिक पाता है, तो उससे भी प्रोडक्शन पर असर पड़ता है। दूसरी चीज है कि हमारे यहाँ पर जो भंडारण संबंधी सुविधाएं, वेयर हाउसेज हैं, उनका अभाव रहता है, और उनकी अगर जब तक उनको नहीं इकट्ठा, उनकी रचना ऐसी नहीं की जाएगी, तब तक आपका स्टोरेज नहीं होगा, और स्टोरेज नहीं होगा तो टाइमली आप सप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये चेन के रूप में चलता है। अगर आपके पास सामान है तो आप तुरंत उसकी डिलीवरी कर दोगे, और नहीं तो आप किसी और से मंगाओगे, फिर आपके पास, फिर आप सप्लाई करोगे, तो एक चेन चल जाएगी। तो उसमें अगर आपके पास स्वयं का स्टोरेज हो सकता है तो आप आसानी के साथ उसकी डिलीवरी कर सकते हो, लेकिन स्टोरेज प्रॉब्लम रहती है। दूसरी चीज है कि हमारे यहाँ एक दोहरी प्रक्रिया है जो कि बहुत ही बोझिल होती है, और एक जटिल भी हो। जटिल के साथ साथ जो काम हम लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में करते हैं वो टाइम टेकिंग भी हो जाते हैं, क्योंकि जटिलता की वजह से। अब जटिलता क्या आती है कि आपने देखा होगा कि जब कोई भी सामान हम ले जाते हैं तो या कहीं पर तो वो ट्रेन से जाएगा, फिर कहीं पर वो बस ट्रक से जाएगा, फिर उसके बाद वो ट्रैक्टर से जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी रास्ते में जटिलताएं आती हैं। आपने कोई सामान मंगाया, हो सकता फॉरेन से आ रहा हो, तो पहले तो वो वाटरवे से आएगा, शिपिंग होगी उसकी, फिर उसके बाद वो उसका लोडिंग आपकी ट्रेन में होगी, मालगाड़ी में, फिर उसके बाद आपकी वो ट्रक में आएगी। तो इसके अंतर्गत कई प्रक्रियाएं हो जाती हैं, और बड़ी बोझिल प्रक्रियाएं हैं, जटिलताएं हैं, और इन सब के, अब ट्रक खराब हो गया 2 दिन तक वो खराब ही खड़ा है। अब कंज्यूमर जो है वो फोन कर रहा है कि भाई कहाँ है मेरा सामान, आपने कहा था डिलीवरी होनी, वो क्या जवाब दे। तो ऐसी जो प्रक्रिया है ये विलंब भी करती है, लेट भी कर देती है, और एक जटिल प्रक्रिया हो जाती है कि अब सामान शिप से उतरे, वहां पर ट्रक हो, रेलवे तक ट्रक पहुंचे, ट्रेन से उतरे, तुरंत वहां पर ट्रक लगा होना चाहिए। तो ये इन सब को मैनेज करना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया बन जाती है। इसके साथ साथ आपकी आवश्यकता, आपकी डिमांड, आपका प्रॉफिट, इन सब के अनुसार निर्बाध गति से ये इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण चलता रहे, संचलन होता रहे, इसका भी एक अभाव होता है। कई बार माल शिप से आ जाता है तो ट्रक नहीं खाली है तो ट्रेन तक नहीं पहुंच रहा है, कई बार ट्रेन पर पहुंच जाता है, ट्रेन के नजदीक, तो ट्रेन नहीं होती है उस समय। तो एक ऐसी स्थिति हमारे यहाँ है कि अगर हम चाह करके भी डिमांड और सप्लाई के बीच के असंतुलन को दूर नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं असंतुलन आ ही जाता है। दूसरी चीज होती है कि हमारे यहाँ जितना भी बोझ है वो सारा का सारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का बोझ जो है वो कंज्यूमर पर डाल दिया जाता है। यानी कि अगर आपका ट्रक खराब हुआ है, देर से पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं कोशिश होती है कि इसका वजन कौन उठाए, कंज्यूमर उठाए, और इसकी वजह से उसकी जो है कीमत भी बढ़ जाती है। अब आप देखते हैं हमारे यहाँ जैसे सेब का कारोबार नॉर्थ इंडिया में ज्यादा होता है, साउथ इंडिया तक जाते जाते वही बहुत महंगा हो जाता है। हमारे यहाँ आलू जो है, यहाँ अगर 30 रुपए किलो, 20 रुपए किलो है, तो बॉम्बे तक पहुंचते पहुंचते वो 80 और 100 रुपए किलो हो जाता है। तो ये सब क्या है, सड़क मार्ग से जो ढुलाई होती है सामानों की,
उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है और सामान वहां तक जाते जाते बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। तो ऐसे कुछ चैलेंजेस हमारे लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में है। यद्यपि वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि स्थिति हमारी सुधर रही, पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन जो चुनौतियां हैं इंडिया के अंदर उनको हमें स्वीकार भी करना होगा। अगर हम इस तरफ बढ़ रहे हैं, इसको बढ़ाना चाहते, क्योंकि सारी इंडस्ट्री, सारी कंपनी, सारा ई कॉमर्स, सारा जो पेमेंट है वो सब आपका इस लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही डिपेंड करता, सारी मार्केटिंग आपकी इस पर डिपेंड करती है। तो अगर इसके सामने कुछ चैलेंजेस हैं तो उन चैलेंजेस को आपको दूर करना ही पड़ेगा। अब इसके लिए क्या हम ऐसी वर्क प्लान बनाए, क्या ऐसी योजना बनाए जिसके माध्यम से इसको हम बहुत दुरुस्त कर सकें या करने का प्रयास भी कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले कहा जाता है कि इनके कार्यों में एक तो हाई लेवल की ट्रांसपेरेंसी लाई जाए और ट्रांसपेरेंसी के साथ एक एफिशिएंट लोगों का मैनेजरियल बोर्ड होना चाहिए जो इन सब चीजों को समझ सके, कहां पर क्या क्वालिफाइड लोग हों और एकीकृत यानी पूरे देश में एक जैसी नीति बनाए। का कॉस्ट अलग अलग है, तो इन सब के लिए कहा जाता है कि राष्ट्रीय एकीकृत लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई जाए, यानी नेशनल लॉजिस्टिक एकीकृत पॉलिसी अगर बनाई जाएगी तो उससे क्या होगा कि आधे मामले निपट जाएंगे, लोगों को हर स्टेट पे जाने पर अलग अलग नियमों का पालन नहीं करना होगा। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कहीं कोई विवाद हो भी जाता है तो वो विवाद तुरंत निपट जाए, इसके लिए एक एकीकृत इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म डेवलप करना चाहिए जहां पर हम इस तरह की समस्याओं को सुन सके और तुरंत उनका निस्तारण कर सके। क्योंकि अगर कोर्ट कचहरी का चक्कर होता है तो एक लंबा टाइम लग जाता है, उस कोर्ट कचहरी में विवाद निपट नहीं पाते हैं, कंपनी अपने प्रॉफिट पर ध्यान नहीं दे पाती है। तो अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो कि तुरंत मामलों को निपटा सके तो उसमें बहुत ज्यादा हमारी चुनौतियां कम हो जाएंगी। दूसरी चीज है कि इससे संबंधित जितने भी प्रोसेस हैं वो सब हाई स्पीड और स्मूथ हो जाए, यानी उनमें कहीं पर भी इस प्रक्रिया में कोई व्यवधान ना आए। अब इसके लिए वही है कि जब आप ट्रांसपोर्ट वगैरह है इन सब का प्रबंधन करेंगे सही से, कुशल लोग होंगे, चीजों को तुरंत सही करेंगे। अब जैसे कहीं पर सड़क खराब है, उसकी सुनवाई नहीं होती है, तो अगर वहीं पर तुरंत उस पर पैच लगाया जाए तो ट्रांसपोर्ट की जो बाधा आती है वो कम हो जाएगी और हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो स्मूथ भी हो जाएगा और फास्ट भी हो जाएगा। इसके साथ साथ इसकी जो लागत है वो 2022 तक जीडीपी के 10% तक लाने की बात कही गई है, यानी अभी हमारी लागत बहुत ज्यादा है, इसको कम करने की बात। कम कैसे होगी कि इसको डेवलप किया जाए, हम रेलवे का सहारा लें, रोड ट्रांसपोर्ट पर अपने जो डिपेंडेंसी है उसको थोड़ा सा कम कर दें। तो इसके लिए भी है कि आपकी जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को लगातार कम करने का प्रयास किया जाए। दूसरी चीज है कंटेनर फ्रेट स्टेशन और इनलैंड कंटेनर डिपो और एयरप्लेन स्टेशन, इन सब का भी विकास किया जाए। अगर इनका विकास करते हैं तो कहीं ना कहीं स्टोरेज हो जाता है। जैसे कंटेनर फ्रेट स्टेशन का मतलब ही होता है कि एक देश का माल दूसरे देश तक कैसे आसानी के साथ पहुंचाया जाए, यानी कि इसको हम CFS कहते हैं, कंटेनर फ्रेट स्टेशन। इसके अंतर्गत एक ऐसा स्पेस होता है या ये कह सकते हैं एक लार्ज वेयर हाउस होता है जहां पर कार्गो को कंसोलिडेट और डिकंसोलिडेट करने का कार्य किया जाता है। तो इस तरह के कंटेनर फ्रेट स्टेशन बना दिए जाए। एरोप्लेन के माध्यम से अगर कुछ सामान जा रहा है तो एरोप्लेन स्टेशन बनाए जाए जहां पर माल को आसानी के साथ लोड किया जा सके, उतार दिया जा सके उसको। इनलैंड कंटेनर डिपो है जिसके अंतर्गत जो भीतरी इलाके जहां पर ये कार्गो है उसके जो भीतरी इलाके हैं वहां पर ग्राहक अपने परिसर के समीप ही, अपने जहां पर रहते उसके समीप ही अब चीजों को आसानी के साथ प्राप्त कर सके। तो ये अस्थायी भंडारण के लिए एक व्यवस्था होती है जिसको ICD कहते हैं, इनलैंड कंटेनर डिपोट्स कहते हैं। तो ये एक अस्थायी व्यवस्था है। तो इस तरह की अगर व्यवस्थाओं को किया जाए, तेजी से इनको स्वीकृत किया जाए तो इससे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में आसानी हो जाएगी। दूसरी चीज है कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाए कि जो सेवा हम दे रहे हैं उसकी गुणवत्ता बनी रहे,
उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स जो नियम बनाए जाए उनका पालन किया जाए। आप देखते होंगे कई बार हम लोग सड़क बनती है लेकिन वो चलती नहीं है, तो क्यों? क्योंकि मानक तो बना है लेकिन मानकों का हम पालन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी स्टैंडर्ड का पालन नहीं करेंगे तो हमारे लिए कोई सजा नहीं है, सजा नहीं है या कोई उसकी सुनवाई नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि अगर आप पेशेवर मानक का पालन नहीं कर रहे हैं तो जो प्लेटफॉर्म शिकायत के हैं उन पर उस शिकायत को सुना जाए और ध्यान से उसको सुना जाए। इसके साथ साथ जो हाई क्वालिटी की टेक्निक है उसको भी प्रोत्साहित किया जाए। जैसे कि जो भी आपका ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है सब में जीपीएस से जोड़ा जाए कि आप कहाँ तक पहुंचे हैं। हालांकि प्रयास हो रहा है लेकिन हमारे यहाँ जो ड्राइवर है आज भी वो कम पढ़ा लिखा है या उसके पास ये स्मार्टफोन नहीं है, तो जीपीएस अगर आप जोड़ देते हो तो आपको बहुत ज्यादा उसका फायदा नहीं होता है। कई बार ड्राइवर घर के नजदीक से ट्रक जा रहा है, वही ट्रक खड़ा कर देता, आराम से घर रुकता है, एक आध दिन फिर आपका लेके चल देता, कह देता कि साहब खराब हो गया था, सही कराया, वो आपसे बिल और ले ले कि ये पहिया खराब था, ये हुआ था, और आराम से घर में जाता। क्यों? जीपीएस काम नहीं करता, वहां उसके पास स्मार्टफोन नहीं है। तो ये चीजें हैं। इसके साथ साथ ऑनलाइन ट्रैकिंग सर्विस से इसको जोड़ना की, तो ये जो है ये सबसे बड़ी बात है कि ट्रैक मतलब कहाँ तक आपका माल आ रहा है, कहाँ तक पहुंचा है, इसको अगर आप ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ देते हैं तो भी आपके लिए बहुत कुछ चुनौतियां आसान हो जाएंगी और आप ग्राहक को भी उसको संतुष्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से उत्पादन बिंदु और उपभोग बिंदु, इन दोनों के बीच में एक आसान प्रवाह का जो प्रबंधन है वही लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है। क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास दो पॉइंट होते हैं, एक प्रोडक्शन पॉइंट होता है और एक कंजम्पशन पॉइंट होता है। तो इनके बीच में ही हमारा सारा ट्रांसपोर्ट घूमता है, इन्हीं के बीच में सारी आवाजाही होती है। तो वो जो फ्लो है वो स्मूथ बना रहे, मैनेजमेंट से चलता रहे, नियम से चलता रहे, यही सारा कार्य जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है। इसके अंतर्गत फ्लो में आपका कम्युनिकेशन फ्लो भी आता, सूचनाएं टाइम से पहुंच रही हैं, सूचनाएं आ रही हैं, जो गुड्स हैं उनका मेंटेनेंस भी है, रख रखाव है, वो भी इसके अंतर्गत आता है। आपका प्रोडक्शन हो रहा है और क्या गुड्स प्रोड्यूस हो रही है वो भी इसके अंतर्गत आ रहा है। पैकेजिंग आ रही है, स्टॉक इसके अंतर्गत शामिल है, कहाँ स्टोर किया जा रहा है, स्टॉक सिस्टम क्या है, आपका ट्रांसपोर्ट क्या है, वेयर हाउसेस क्या है, आपकी उनकी सेफ्टी क्या है, सिक्योरिटी आपकी क्या है, और इन सब को इंटीग्रेट करना, ये सब आपके लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल किया जाता है। क्योंकि देखने में ये सब अलग अलग हैं लेकिन जब आप काम करते हैं तो ये सब मिलकर के एक हो जाती है। यानी सूचना भी समय पर चाहिए, हमारे जो सामान है उनका रखरखाव भी सही चाहिए, हमें उत्पादन भी समय पर मिलना चाहिए, उनका पैकेजिंग भी समय पर होनी चाहिए, स्टॉक में पर्याप्त सामान रहना चाहिए, परिवहन भी फास्ट होना चाहिए, गोदाम भी हमें चाहिए, भंडारण भी चाहिए, और इन सबकी हमें सुरक्षा भी चाहिए। तो ये सारा जितना ये प्रबंधन है ये सब आपका लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल किया जाता है। अभी आपने देखा होगा कि सरकार ने इसको इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम दिया, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम दिया है। इसके पहले केवल हम इसको लॉजिस्टिक कॉस्ट कहते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल नहीं किया था, लेकिन अभी इसमें नए बजट में सरकार ने इसको अब संरचना का नाम दे दिया है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दे दिया है। क्यों दे दिया है? क्योंकि जब आप इसको इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल कर देंगे तो इसको लॉन्ग टर्म और उचित ब्याज दरों पर आपको क्रेडिट प्रवाह सुविधाजनक बन जाएगा। यानी क्योंकि आप ये जानते हैं ये कोई एक दिन का काम तो है नहीं कि पूरे देश में ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था अच्छी हो जाए, रोड अच्छी बन जाए और इसके साथ साथ सारा आवागमन बहुत स्मूथ हो जाए। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो इसीलिए कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको डेप्ट मिल जाए, ऋण मिल जाए, क्रेडिट आपको मिल जाए, उचित ब्याज दरों पर आपको मिल जाए, तो ये जितना ये जो क्रेडिट प्रवाह है ये सुविधाजनक बन जाए, इसके लिए भी इसको अब संरचना का नाम दिया है। इससे आपको विकसित करने में मदद मिलेगी, इसमें लोन आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक प्रक्रियाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, उनका निर्माण करने के लिए
आपको जो अनुमोदन, जो लाइसेंस लेना होता, उस प्रक्रिया को इजी कर दिया जाए कि आसानी के साथ आप जो करना चाहते हैं इस लॉजिस्टिक फील्ड के अंतर्गत, इस लॉजिस्टिक मॉडल में, उसको आप आसानी के साथ कर लें। क्योंकि लाइसेंस प्रक्रिया जब किसी की कठिन होती है तो उसको स्टेबल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको स्मूथ कर दिया जाए, इजी कर दिया जाए, रूल्स में थोड़ी सी ढील दे दी जाए तो हो जाएगा। इसके साथ साथ बाजार को प्रोत्साहित करना और जितनी भी मान्यता प्राप्त आपकी जो परियोजनाएं हैं, जो सरकार ने आपको सैंक्शन कर दी है, जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गए हैं, उन पर ऋण मिल जाए, आपको उन पर फाइनेंस कहीं ना कहीं से उपलब्ध हो जाए, अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऋणदाता आपके सामने आ जाए, निवेश करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए वो आकर्षित हो जाए। तो इस तरह की चीजें, जैसे आप देखते हैं बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो इस तरह के लोन देती हैं और काम करने पर देती, विकास एजेंसियां हैं, वो सब आप आकर्षित हों और इसमें आकर के इन्वेस्ट करें, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप हो। तो जब आपको उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में डेवलप करेंगे तब ये सारी चीजें आपको सुविधाजनक तरीके से मिल जाएंगी। और दूसरी चीज है कि लॉजिस्टिक जो कॉस्ट होती है, जब वो कम हो जाएगी तो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ट्रेड जो है, ये अपने आप आगे बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि ज्यादातर जब हम कोई इंडस्ट्री डालते हैं और जब उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ऊंची आती है तो हम उससे पैर पीछे करना शुरू कर देते हैं। तो जब लॉजिस्टिक कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी तो आपकी इंडस्ट्री भी बढ़ती चली जाएंगी, उनमें डाइवर्सिटी आएगी, उनमें डेवलपमेंट आएगा, नई न्यू टेक्नोलॉजी का भी आप प्रयोग करेंगे और उसके साथ साथ आपका व्यापार भी प्रोत्साहित होगा। यानी बंदरगाहों तक सामान पहुंचना, एयरपोर्ट पर सामान पहुंचना, रेलवे तक पहुंचना, जिससे कि आप विदेशों कर एक्सपोर्ट कर सकें, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी। और इसीलिए लॉजिस्टिक को एक दर्जा दे दिया गया है और इस दर्जे से इसकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान इसके अंतर्गत शामिल हो सकता है। अब देखा जाता है कि ये जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ ऐसी समस्याएं भी आ जाती हैं जो कि बहुत ही छोटे लेवल की हैं, लेकिन इनको दूर करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कि एक हमारे सामने एक सबसे बड़ी बात आती है कि जो लॉजिस्टिक क्षेत्र है ये विखंडित और असंगठित है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है हमारा। यानी कहीं कोई काम कर रहा, अब आपको पता नहीं कि आप जहां से कहीं से सामान मंगा रहे हैं, कहाँ ये बन रहा होगा, कहाँ पैक हो रहा होगा, कहाँ आ रहा होगा। तो अलग अलग डिफरेंट जगह पर इसकी यूनिट्स है, देश में है कि विदेश में है। तो ये टोटली अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो इसके लिए भी इसमें कमी आती है कि इसको नियंत्रण कर कैसे किया जाए सबको। तो इसके लिए भी कहा जाता है कि एक उचित नियामक जो निरीक्षण है उसका अभाव पाया जाता है। इसीलिए अभाव है क्योंकि ये बिखरा हुआ है और असंगठित, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत ही आता है। दूसरी चीज आती है इसमें कौशल का अभाव है, क्योंकि इसमें ज्यादातर बड़ी संख्या में जो ब्लू कॉलर श्रमिक हैं उनको रोजगार मिलता है और इसके माध्यम, लेकिन उनके अंतर्गत उनके एफिशिएंसी नहीं होती है, कौशल नहीं होता है, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, डिग्री डिप्लोमा होल्डर नहीं होते हैं। तो काम तो उनको मिल जाता है क्योंकि देखने में लगता है ये तो मोटा काम है, कोई भी इसको आराम से कर लेगा। लेकिन इससे जब कौशल का अभाव होता है तो काम होता है, अच्छे प्रकार से नहीं होता है और उसकी लागत भी ऊंची होती है और उसका जो ड्यूरेशन होता है वो भी बहुत कम रह जाता है। जैसे आपने देखा होगा एक ठेकेदार बढ़िया सड़क बनाता है तो पूरे शासन काल चल जाए, एक जो कम बनाता है 3 साल चलती है और जो बिल्कुल ही पूरा ही कहते नहीं कि 100 में से जो है 80 खाएगा 20 लगाएगा, वो 1 ही साल सड़क चलती है। तो ये सब क्या होता है, ये सब इसी तरह की चीजों का अभाव है कि कुछ जानकारी नहीं है और अगर जानकारी है तो उसका सही प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरी चीज है कि हमारे सामने परिवहन क्षेत्र की भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो इसमें दिक्कत करती है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि जो भी उपकरण इसमें काम करते हैं परिवहन क्षेत्र में, उनका रखरखाव बहुत खराब होता है। कई बार आपने देखा बस या ट्रक ब्रेक सही नहीं है, उसको कह दिया कि ठीक है जरा सा उसको पेच वेच इधर उधर कर दिया, ले जाओ बहुत सही है, अब रास्ते में जाकर के वो एक्सीडेंट का कारण बन जाता है। ट्रकों की ओवरलोडिंग हो जाती है। कई बार एक्सीडेंट ऐसे भी देखे हैं कि ट्रकों के ओवरलोडिंग की वजह से साइड का पल्ला खुल गया और 2-2 गाड़ियों के लोग उसके नीचे आ गए और मर गए। ये केवल लापरवाही का नतीजा था
कि जिसके लिए परिवहन क्षेत्र की में ये रखरखाव नहीं है, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि हो सकता है कि कोई उसका एक पल्ला जो एक साइड है उसकी लूज हो रही हो और सही तरीके से ना हो, तो उसके रखरखाव पर ही ध्यान नहीं दिया, ओवरलोडिंग हो जाता है। इसके अलावा गुणवत्ता सड़कों की अब तो फिर भी बहुत सही है, यानी कि जब शुरुआत में हम देखते थे, अगर आपसे बात करें 91 के बाद से और इधर लगभग 2006 तक बात करें, तो सड़क थी कि ऐसा लगता था कि अब जो बस का पहिया जाएगा ना वो पलट के ही बाहर आएगा, मतलब इतना हिचकोलें आती थी कि पूछो ही मत उसमें। तो ये हालत रहती थी सड़कों की। तो इस तरह की अगर सड़क पे बस की हाल, तो ट्रक बेचारा जो ओवरलोड आ रहा उसका क्या हाल होगा, पलट जाता था 2-3 दिन तक जाम ही लगा रह जाता था। तो ये स्थितियां देखी जाती थी कि सड़कों की जो गुणवत्ता थी उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। जब से टोल लगने लगा है, टोल टैक्स, तब से थोड़ा सड़कों पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अपनी जेब से नहीं लगाना, टोल से आता है, टोल वहीं पर खर्चा हो जाता है, तो सड़कों की क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव कर दी गई है। इसके साथ साथ रेल से माल की ढुलाई का जो खर्चा है वो शुल्क ऊंचा रहता है, इसकी वजह से भी लोग डरते, चेक पॉइंट्स ज्यादा है, का परिवहन कार्टेल ज्यादा है। तो ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो कि इस लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊंचा उठने से रोकती हैं, तो इन पर थोड़ा सरकार को ध्यान भी देना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ जो वेयर हाउसेज हैं या गोदाम है वो बहुत ही लघु आकार के हैं, क्योंकि यहाँ पर पूंजी का अभाव है, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के पास पूंजी नहीं है। तो जो भंडारण क्षमता का विकास भी करते हैं वो छोटी मात्रा में विकास किया जाता है, यानी लघु उद्यमियों के स्वामित्व में रहते हैं, जो स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर चलाने वाले हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, उनके अंडर में ये रहता है। तो सीमित निवेश करते हैं, सीमित क्षमता वाला बनाते हैं और भंडारण भी सीमित ही रखते हैं। तो इसकी वजह से कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में स्टोरेज प्रॉब्लम बनी रहती है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ बंदरगाह के क्षेत्र है उनमें भी समस्या है, जैसे हाई टर्न अराउंड टाइम लगता है। हाई टर्न अराउंड टाइम का मतलब है कि जो काम हम करते हैं उस काम को करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, यानी कार्गो को आप लोड करें और उसको अनलोड करें, इसमें अगर आप कंपेयर करें चाइना से तो आपका कई गुना ज्यादा लेबर इसमें लग जाता है। यानी हमारे उनके यहाँ जो काम 24 घंटे में होता है वो हमारे यहाँ 3 से 4 दिन में कर पाते हैं, तो उसी की कॉस्ट बढ़ जाती है। भाई कार्गो को लोड करने में जो आपने समय ज्यादा लगा दिया है वो किस में जाएगा, उसकी वैल्यू में, गुड्स की वैल्यू में जुड़ेगा, उसके प्राइस में जुड़ेगा, तो डेफिनेटली फिर वो महंगा हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ बंदरगाह भी अपर्याप्त हैं। इसके अलावा जो ढुलाई की गतिविधियां हैं उनमें भी बहुत सारी बाधाएं आ जाती, बहुत सारे बैरियर्स आ जाते हैं, ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं। ये सब चीजें भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर को पीछे की तरफ ढकेल देती हैं। इसके अलावा एक फैक्टर और है ग्रामीण बाजार। हमारे यहाँ जो मार्केट का सिस्टम है उसमें ग्रामीण जनसंख्या का हिस्सा एक बहुत बड़ा ग्रामीण क्षेत्र का, और वो जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस इंडस्ट्री पर या इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं होना चाहता है। वो देखता है कि हमारे घर के नजदीक जो दुकान है हम तो उस पर जाके खरीदेंगे, ना हमें कोई साइकिल पे चले जाएंगे, 2 पैरों से चले जाएंगे और हमारी लागत जो है वो कम ही रहेगी। तो इस तरह से सोच करके वो ग्रामीण क्षेत्रों का जो हिस्सा है वो इस उद्योग को पनपने नहीं देता है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो हमने अभी आपको बताई थी कि लगभग जो विकसित राष्ट्र है, विकसित राष्ट्र की तुलना में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ ये कॉस्ट बहुत ज्यादा है। जीडीपी का 8% विकसित राष्ट्रों में रहता है और हमारे यहाँ ये 14% है, 14% है लागत इसकी। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी लगभग देखा जाए तो डबल होने की कगार पर है, और यही सप्लाई चेन को सरल नहीं बनाती है। क्योंकि जहां पर अगर कोई चीज में अगर आप कॉस्ट में, प्राइस में उसकी कॉस्ट को 8 रुपए को जोड़ोगे, हमारे यहाँ वही 14 रुपया जोड़ा जाएगा, तो निश्चित तौर पे यहाँ का सामान महंगा हो जाएगा, और महंगा हो जाएगा तो जो सप्लाई चेन बनेगी वो बहुत ज्यादा सही या सरल नहीं बन पाएगी। अब इसमें क्या ऐसे सुझाव हैं जो कि या तो सरकार प्रयास करे या आम जनमानस के माध्यम से कुछ सुझाव ऐसे दिए जा सकते हैं जो इस लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत बनाए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दें, जिससे कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाए और हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो गिरे,
प्राइस रिड्यूस हो जाए और लोगों को सस्ता सामान मिलना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले तो इस पे है प्रशिक्षण और कौशल, क्योंकि जितना ज्यादा कुशल यानी स्किल्ड लेबर हम लेंगे उतना ही कॉस्ट कम आएगी। यानी केवल उसके प्रशिक्षण पर तो लागत आएगी, लेकिन उसके बाद वो लागत को घटाने पर जोर देगा, कुछ ना कुछ नया ऐसा करता है, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है, न्यू इन्वेंशन करता है, जिससे कि जो उसकी कॉस्ट होती है वो गिर जाती है। तो इसके लिए कहा जाता है कि जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनको और ज्यादा विस्तृत करें, कॉलेज लेवल पर ऐसे पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए जिससे कि शुरुआत से ही लोग इसकी तरफ देखें और इस कौशल को बढ़ाया जा सके। अभी एक एग्जाम्पल है, जनता कॉलेज बकेवर में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, तो वहां के स्टूडेंट्स ने यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स ने और केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स ने मिलकर के एक सुदर्शन काढ़ा तैयार किया आयुर्वेद के हिसाब से। तो अभी तो चूंकि वो लोकल लेवल पर है, अभी तैयार किया है, लेकिन धीरे धीरे उसकी ब्रांडिंग होगी और उसको लगेगा कि इसमें कॉस्ट कम है और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर जाकर के उसका मार्केट और ज्यादा विस्तृत हो जाएगा। तो इसमें कुशलता बढ़ी, चूंकि वो लड़के इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से एमएससी कर रहे हैं, वहां के टीचर लगे हुए हैं जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के वो लगे हुए हैं, तो सबका एक कॉम्बो तैयार हुआ, उससे वो चीज आपके सामने निकल करके आई। तो इसलिए जो पाठ्यक्रमों में वो चीजें शामिल की जाए जो लोग उसको अपने प्रैक्टिकल में उसको अप्लाई करके और उससे अपने इनकम सोर्स को जनरेट कर सके। दूसरी चीज है कि जो टेक्नोलॉजी है उसका भी प्रयोग किया जाए, जैसे IDIF यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी हाइड्रोफिकेशन, इसको शामिल किया जाए। रेडियो फ्रिक्वेंसी हाइड्रोफिकेशन यानी जिसके अंतर्गत आपका जो GIS मानचित्र है, GPS सिस्टम है, ये सारी चीजें बिल्कुल दुरुस्त चलें, जिससे कि कहीं पर भी आप जाएं तो भटकने का खतरा ना हो। माल की डिलीवरी पता पड़ा आप मार्ग भटक जाते हैं तो बहुत लंबा समय लग जाता है। तो इस तरह के जो टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन है वो इसमें शामिल होना चाहिए। इसके साथ साथ जो बुनियादी ढांचा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो प्लानिंग की गई है उसमें गवर्नमेंट का भी एक अच्छा, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के बीच में एक समन्वय होना चाहिए। वैसे भी आप देख रहे होंगे इस समय PPP मॉडल काम कर रहा है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये माना जाता है कि पब्लिक सेक्टर में काम करते करते व्यक्ति एक इनएक्टिव सा हो जाता है, क्योंकि उसको पता है ना हमें कुछ ना है ना कम मिलना है, वो उसी एक ढर्रे से अपना काम करता चला जाता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इनोवेशन बढ़ता है, तो उसमें उन्होंने कहा कि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से हमको ब्रेन भी मिलेगा, एक्टिविटी भी मिलेंगी, एफिशिएंसी भी मिलेगी, और इस दोनों के समन्वय से जो काम होगा उस काम की लागत भी कम आएगी और ड्यूरेशन भी उसकी ज्यादा होगी। तो इस बुनियादी ढांचे के नियोजन में सरकारी एजेंसियों का समन्वय प्राइवेट कंपनियों के साथ अगर होता है तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और जल्दी मजबूत भी होगा और आगे तेजी के साथ बढ़ेगा। इसके साथ साथ शहरी नियोजन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जब इसको लोग कम अप्लाई कर पा रहे हैं तो हमें पहले शहरों पर फोकस करना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में जो लॉजिस्टिक है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जब हमारे शहर पूरी तरह से मजबूत हो जाएंगे तो धीरे धीरे गांव में भी उसको आसानी के साथ पहुंचाया जा सकेगा। तो गांव का आदमी शहरों से सीखता है, तो जब अब हम ही नहीं उसको अप्लाई कर पा रहे अपने ऊपर तो गांव का आदमी कैसे हमसे मोटिवेट होगा। तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट शहरी क्षेत्रों में होना चाहिए। इसके साथ साथ लॉजिस्टिक ढांचे में सुधार से पहले सरकार को भारतमाला यानी भारतमाला मीन्स जो आपका रोड नेटवर्क है उसको बहुत मजबूत करना चाहिए। रोड नेटवर्क से मतलब लिंक रोड बहुत बड़ी मात्रा में होनी चाहिए, हर छोटे से छोटा गांव कनेक्ट होना चाहिए। तो भारतमाला का विकास होना चाहिए, सागरमाला का विकास होना चाहिए। सागरमाला मीन्स वाटरवे नेटवर्क, क्योंकि अब समुद्र से व्यापार पुनः प्राचीन समय में तो पूरा ही समुद्रों से ही होता था, पानी से ही पूरा होता था, लेकिन अब फिर से वाटरवे नेटवर्क मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ साथ DFC का मतलब होता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मतलब होता है जो मालवाहक जहाज है, विमान है, ट्रेन है, ट्रक द्वारा जो ले जाया गया माल होता है वो सब इसके अंतर्गत शामिल होता है। यानी सीधे शब्द में कहें
तो एक देश से या देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को ले जाना, उत्पादन को भेजना और इन सब के बीच में कनेक्टिविटी का बना रहना, ये सब आपका डीएफसी में आता है, यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में आता है। और इस तरह के अगर कॉरिडोर बनाए जाएंगे तो कनेक्टिविटी नहीं टूटेगी और देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल की आवाजाही बहुत ही सुगम तरीके से बनी रहेगी। दूसरी चीज है, अगर ये डीएफसी बन जाता है तो इससे रेलवे ट्रैक पर भी आपका दबाव कम हो जाएगा और जो व्यस्त मार्ग हैं उनसे माल ढुलाई में भी कमी आ जाएगी। यानी ये माना, सबसे बड़ी बात है हमारा जो पॉल्यूशन लेवल है वो भी गिर जाएगा, क्योंकि जितना आप रोड ट्रांसपोर्ट करते हैं उतना ही आपका पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए आप सड़कों पर डिपेंडेंसी को कम करके और अदर सेक्टर्स पे आप बढ़ाइए। इसलिए ये अनुमान इस बजट में ये डीएफसी का भी रखा गया है, जिसमें कहा गया है कि हम 2022 से 2052 के बीच में लगभग 42 लाख टन कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे, घटाएंगे। तभी तो इस बजट को लॉन्ग टर्म बजट कहा गया है कि हम स्लोली इसको आगे बढ़ाएंगे, यानी इकट्ठा तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ाएंगे बल्कि हम धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे। और ये माना जाता है कि लगभग 1 किलोमीटर लंबाई की जो मालगाड़ी होती है वो लगभग 72 ट्रकों जितना माल ढो लेती है। तो इसका मतलब है हमें सड़कों पर निर्भरता को कम करके रेलवे पर निर्भरता को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 1 किलोमीटर लंबाई की जो मालगाड़ी है वो 72 ट्रकों जितना जब माल ढो लेती है तो इससे लागत कम, क्योंकि एक ही ट्रैक पर चलना, एक साथ चलना है और इतना ज्यादा सामान जब वो ले जाएगी तो जो आपके व्यस्त मार्ग हैं उन पर ट्रकों की भीड़ कम हो जाएगी। ट्रकों की भीड़ कम होने से सड़कें भी सुरक्षित हो जाएंगी और आपका जो कार्बन उत्सर्जन है, क्योंकि जब जाम लग जाता है और ट्रक वाले बंद नहीं करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए इस बजट को लॉन्ग टर्म कहा गया है कि 2022 से 2052 तक हमें 42 लाख टन कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को घटाना पड़ेगा। और घटा करके इसको घटाने के लिए भी कहा गया है कि घटाने के लिए भी कहा गया है कि आप एकदम से नहीं घटाएंगे, स्लोली, क्योंकि लॉन्ग टर्म बजट इसीलिए कहा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर कोई एक दिन का काम नहीं कि आप एक दिन में इसको घटा दें। इसमें कहा गया है कि वर्तमान में जो सरकार है रेलवे से जब माल ढुलाई करती तो उसकी हिस्सेदारी 28% है। आप रेलवे से जब आज माल भेज रहे हैं तो 28% की मौजूदा स्तर जो है उससे बढ़ाकर किसको 44% सरकार करना चाह रही है। यानी जो हम रेलवे पर डिपेंडेंसी हमारी केवल 28% है उसको बढ़ाकर हमको 44% करना है। अब 44% कोई एक दिन में तो आप कर नहीं दोगे, क्योंकि इसमें तो ट्रेन बनानी है ना, ट्रेन बनानी तो इसमें तो समय लगेगा, ट्रैक बिछाना होगा। तो इसलिए जो नेशनल रेल प्लान है उसमें उन्होंने कहा है कि 2026 तक 33% हिस्सेदारी बढ़ाएंगे, यानी 28 आज है तो 26 तक इसको हम 33% इंक्रीज करेंगे। फिर 2031 तक 39% इंक्रीज करेंगे। फिर 2041 तक 43% इंक्रीज करेंगे और 2051 तक 44% इंक्रीज करेंगे। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि हम कैसे धीरे धीरे 28% से 44% पर पहुंचेंगे। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में बहुत लंबा समय लगता है, उसका रिजल्ट बहुत साल बाद दिखाई देता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आज से ही उसमें शुरू हो जाता है। तो यही इसमें कहा गया कि लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को धीरे धीरे 25 वर्षों में दुगनी गति पर पहुंचाने के लिए हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। आज की आवश्यकताओं को बहुत नहीं काटेंगे, थोड़ा काटते हुए हम इसको 28% से 44% तक ले जाएंगे। उससे सड़कों पर भी निर्भरता कम होगी, सड़कें मजबूत रहेंगी, टिकाऊ रहेंगी और लंबे समय तक टिकेंगी। दूसरी चीज, एक डाटा और भी बताता है कि जो हमारे देश की दिग्गज कंपनियां हैं वो रेल ढुलाई को ही सबसे ज्यादा वरीयता देती हैं, यानी रेलवे ट्रैक से ही अपने माल को इधर से उधर पहुंचाना आसान समझती है। 2014 से 2020 तक यानी इतने समय के बीच में मारुति सुजुकी ने
लगभग 6,70,000 कारों की ढुलाई रेलवे के माध्यम से की थी। यानी बहुत बड़ा सप्लाई चेन जो थी वो रेलवे पर रही थी। और इससे क्या हुआ है, इससे 10 करोड़ लीटर डीजल की बचत हुई और 3,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाने से बच गया। अब आपने देखा डीजल भी हमारा बचा और कार्बन डाइऑक्साइड भी बचा। इसके साथ साथ 2014 में हमारे पास इस ढुलाई के लिए, इन कारों की ढुलाई के लिए केवल 429 रैक थे, 429 रैक थे। और 2020 में इनकी संख्या बढ़कर के 1595 रैक हो गए थे। इसका मतलब है कि अगर हम रेलवे से ढुलाई करते हैं तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल रहता है। एक मालगाड़ी लगभग 72 ट्रक्स के सामान को अपने अंदर लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़े आराम से चली जाती है, निर्धारित समय पर चली जाती है, क्योंकि वो जानती मालगाड़ी को पास पहले किया जाता है। तो इसकी वजह से आसानी के साथ सामान इधर से उधर पहुंच जाता है। तो इस पर बात की जा रही इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में। इसके साथ साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनाए जाएं, लॉजिस्टिक हब भी बनाए जाए, जिनके माध्यम से इसको विकसित करने का पूरा प्रयास किया जाए। सप्लाई चेन को सरल और सुगम बनाया जाए, जहां पर रॉ मटेरियल ज्यादा है वहीं से उसको उठा करके सप्लाई वहां से की जाए। तो ये सारी चीजें कुछ ऐसी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई दिशा की तरफ ले जाएंगी। क्योंकि हर चीज में, कल भी आपको बताया था कि बुनियादी ढांचा हमारा बैकबोन होता है। जितना ज्यादा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो जाएगा उतना ही इंडस्ट्रियलाइजेशन, डाइवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ट्रेड डेवलपमेंट, ये सब चीजें हमारी शुरू होती चली जाएंगी। तो ये मैंने आपको पूरा अच्छे से चैप्टर बताया है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री, यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में एक ये बिल्कुल नई क्रांति के रूप में आ रहा है। और इसको सरकार भी बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रही है, क्योंकि इससे हमारी कॉस्ट कम होने वाली है इन फ्यूचर। अभी तो नहीं, क्योंकि अभी तो जब इसको डेवलप करेंगे तो इस पर लगेगा, लेकिन इन फ्यूचर हमारी कॉस्ट डेवलप होगी और इन फ्यूचर हमको सामान भी फिर सस्ता मिलेगा। बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत जुड़ने वाली है। कोई चीज जो आप डिस्कस करना चाहें इस लेक्चर में? जी क्या? हाँ जी, आप क्या कह रही थी? नहीं, 2 दिन की इस लेक्चर में आपने क्या समझा है, या क्या इसमें से कुछ निकल के आया है आप लोगों के दिमाग में? मैम काफी कुछ समझ में आया है। लॉजिस्टिक इंडस्ट्री आपने पूरी इतने अच्छे से एक्सप्लेन की है। मतलब सिर्फ वर्ड सुना था और ये सुना था कि मतलब शायद मेरे जो जहन में था वो लग रहा था कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर से ही रिलेटेड होगी या मैक्सिमम मतलब जो एग्रीकल्चर के डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज होंगी उसके ही होगी। बट आपने काफी वाइड एरिया जो है इसके लिए कवर किया है, तो काफी अच्छे से समझ में आई ये चीजें। और एक क्वेश्चन भी मेरे जहन में ये आया है मैम कि पहले जो इकोनॉमिक सर्वे या बजट था शायद उसका मतलब 1 साल या 2 साल का, तो उसमें गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम प्रोटॉनिज्म को जो है वो मतलब प्रमोट करेंगे, कैपिटलाइजेशन को नहीं करेंगे। बट जितनी भी पॉलिसीज जो बनती हैं या अभी जो कोविड में जिस तरह के पैकेजेस ऑफर किए गए हैं और ये लॉजिस्टिक इंडस्ट्री, तो ये सारी चीजें तो मतलब एक तरह से कैपिटलिस्ट को ही प्रमोट कर रही हैं। तो ये थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल सिचुएशन से मुझे लग रही है। नहीं, WTO में 91 में ही आपने हस्ताक्षर किया हुआ है प्राइवेटाइजेशन के लिए। जी आप पहले ही बंधे हुए हैं, आपको इकोनॉमी को खोलना तो पड़ेगा ही। आपने पहले ही उसको सब कुछ, मतलब अब आप इसके लिए रो नहीं सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप एक चीज और देखिए, जितना पब्लिक सेक्टर है प्रोडक्टिविटी सब में कम हो रही है। आप इस तथ्य को भी स्वीकार करिए। प्रोडक्टिविटी क्यों कम हो रही है? क्योंकि जब हम एक ही गति से काम करते हैं, कुछ नया करने को मिलता नहीं है, तो मेरी भी एफिशिएंसी कम हो जाती है। जब हमको पता है कि अब हमको इससे आगे कुछ मिलना नहीं है और बस जो है इतना ही है, तो जितना हम जानते हैं बस उतने में ही खुश हैं। हम क्यों नया कुछ सोचें, नया कुछ क्यों करें? लेकिन वहीं पर प्राइवेट में क्या होता है कि जो जैसा एफिशिएंट है
उसी के अकॉर्डिंग उसको अपग्रेड किया जाता है। तो कहीं ना कहीं उनमें एक मोटिवेशन बना रहता है। तो जब पीपीपी मॉडल होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी, तो इससे इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा। आपको क्या नुकसान होगा? आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, अपने आप को प्रूव करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। मेन यहाँ पर दिक्कत आती है मैम। लेकिन जैसे इंडिया एक कंट्री मतलब इतनी पॉवर्टी है, और मतलब अगर एमपीआई देखें, इतनी स्टेट्स की कंडीशन अगर मतलब अफ्रीकन कंट्री के सब सहारन, तो अगर उससे पॉवर्टी की बात करोगे तो आप ये बताइए पब्लिक सेक्टर में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है? वो तो मैम मैनेजमेंट की जो है मतलब अगर थोड़ा घाटे में यूनिट जा रही है, ये एफिशिएंसी जो नहीं है, तो ये इतनी जल्दी तक हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो हम कैसे मतलब अचीव कर पाएंगे इतनी नहीं, poor रिसोर्सेज family? अगर आप 47 से अब तक रिसोर्सेज डेवलप नहीं कर पाए हैं, इट मींस आप वहीं के वहीं खड़े हैं। नहीं, रिसोर्सेज मीन्स कि मतलब ह्यूमन कैपिटल जो है, इस तरह का एजुकेशन सिस्टम भी नहीं है, स्किल्स इवन लोगों को नॉलेज तक के नहीं, अगर ग्राउंड लेवल पर देखें तो इस तरह से इतनी जल्दी मतलब एक तरह का गैप तो और ये वाइडेंड होगा ना आगे चल करके। देखिए जल्दी नहीं, 91 से ये प्रोसेस चल रहा है, और आज आके आप कह सकते हो जल्दी है। ये 91 से चल रहा है, बार बार आगाह किया जा रहा है कि धीरे धीरे इकोनॉमी को खोला जाएगा। अगर पड़ोसी अपनी खिड़की खोलेगा तो आप कब तक बंद रखोगे? आपको अपने आप को ओपन करना पड़ेगा। एक ना एक दिन आप उससे बात जरूर करोगे कि भाई आपके घर में क्या हो रहा है। आप बहुत बंद करके फिर नहीं रह पाओगे। आप वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन में हर कंट्री से, अभी यूक्रेन का आप सुन रहे होंगे, अगर यूक्रेन का विवाद बढ़ता, युद्ध होता है, तो यहाँ पर डीजल 150 रुपए से कम नहीं होगा। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, ये डेफिनेट है। क्यों? क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में हैं। कहीं कंकड़ भी टूटेगा पूरे वर्ल्ड में, कोई असर आएगा। तो ये रिफॉर्म्स इसी बात की रिफॉर्म्स है कि हम कम से कम प्रभावित हों, उसी के लिए रिफॉर्म किए जाते हैं कि अगर कहीं कुछ होता है तो ये रिफॉर्म्स हमें बचाने में, हमारी उस प्रक्रिया को सहन करने की ताकत हमको देते रहे। मैम लेकिन सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो एक पार्ट है वो आप भी जानती होंगी, तो उनके लिए क्या है? सारी चीजें तो अच्छा, मतलब एक नहीं, एक चीज बताइएगा, एजुकेशन सेक्टर में मैंने देखा है कि लड़का एडेड कॉलेज में एडमिशन लेकर के सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन ले रहा है। सरकार हम लोगों को इतनी मोटी सैलरी दे रही है, इसीलिए तो दे रही है, इतने क्वालिफाइड है कि पढ़ने आए। लड़का वहां 1500 वाले टीचर से जा रहा है पढ़ने सेल्फ फाइनेंस में। तो इसका मतलब है कि प्राइवेटाइजेशन ज्यादा अच्छा है। हम लोग अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते जहाँ टेट क्वालिफाइड टीचर है। कहाँ पढ़ाते हैं? बगल के सेंट मेरी स्कूल में, जहां पर 2000 2500 में टीचर रखा जाता है। हम किस बेस पे कहेंगे कि प्राइवेटाइजेशन खराब है? बताओ। नहीं, मैं प्राइवेटाइजेशन को अपोज नहीं करी, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी जो एक तबका है उस कंडीशंस को नहीं पहुंच सकता। ये तो कोविड की सिचुएशन ने हम लोगों को और मतलब जो हम लोग सोच रहे थे कि एक रियलिटी हमें दिखाई है कोविड की सिचुएशन ने, तो उनके लिए एज ए इकोनॉमिस्ट जो है वो क्या करना चाहिए? क्या उनको इसी तरह से छोड़ना चाहिए? उनके ऊपर तो ये इफेक्ट बहुत बुरा पड़ेगा ना, उन्हीं के और ज्यादा। देखिए जब कभी महामारी कोई भी आती है उससे कोई गवर्नमेंट नहीं जूझ सकती। आप क्या जी तैयार हैं? अमेरिका भी नहीं जूझ जी पाया जी जिसने अपनी हॉस्पिटलिटीज को अनएक्सपेक्टेड इतना विकसित कर दिया था। तो डेफिनेट हमको प्रभावित तो होना ही पड़ेगा। बल्कि ऐसे में अगर गरीब आदमी थोड़ा सा अपना रख लेता तो वो प्रभावित कम होता, उसमें इम्यूनिटी अच्छी थी। लेकिन चूंकि गरीबों में कमी और होती है कि वो भविष्य नहीं सोच पाते हैं। ये और होता, अगर उनके पास आज सोर्स ऑफ अर्निंग अच्छा है तो आज ही वो एंजॉय कर लेते हैं, वो आगे की नहीं सोचते हैं। इसकी वजह से भी वो सफर करते हैं। एक कहावत है कि गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वो गरीब है। जी वो तो है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं कि 3 मोटिव के लिए हमको सेविंग करनी चाहिए, वो मोटिव हमको याद रखने चाहिए। स्मार्टफोन होता है, सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेता है, लेकिन गरीबी का फिर रोना भी रोता है। तो सब नहीं है, कुछ है उनके लिए भी अलग तरह का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। लेकिन कुछ चीजों में कहीं ना कहीं आपकी भी गलतियां हो जाती हैं। जी वो तो कॉमन सी बात है जी। वो हम ये कहते केवल आप कंट्री के हिसाब से सोचे, ना किसी गवर्नमेंट के हिसाब से, तो आपको आईने की सब साफ दिखाई देगा। जी 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 बस और वो कोई था। नहीं, रेशियो ये देखा मैंने कि मतलब जो पेरेंट्स थे तो उन लोगों ने जो प्राइवेट स्कूल्स में भी बच्चे पढ़ रहे थे तो उनको भी गवर्नमेंट में
करा इसका क्या है? अभी पीढ़ी कहाँ मिलती भाई? ये तो एक पैनिक पीरियड बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आया है। हमें तो ये बच्चे लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए है ना। लेकिन मैम सबसे ज्यादा सपोर्ट को थीसिस को जब मिलता है जब रघुराम राजन जैसे इकोनॉमिस्ट है, नोबेल लॉरिएट जो है, नोबेल विनर जिनको मिल चुके हैं, जी तो जो जुड़े होंगे कुछ ना कुछ तो पाएंगे। 100% नहीं कहेंगे तो अगर 50% भी पाया तो वो नॉलेज उनके जीवन में कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ाएगी। लेकिन जिन्होंने मतलब जैसे केवल ऑनलाइन जरूर है और जैसे नहीं कहते रुदाली टाइप के हैं तो वो रोज आते हैं तो उसका क्या किया जाए? हर चीज की काट तो नहीं है कि ना गवर्नमेंट वाइज चलती है, कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो तो कंट्री वाइज, उसमें कुछ खुश भी होते हैं कुछ ना खुश भी होते हैं, तो सीधी सी बात है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को जब लॉन्ग टर्म में ले जाओगे तो आज आदमी चिल्लाएगा कि साहब 25 साल बाद हम क्या जिंदा रहेंगे? जी यही तो कॉमन है। हाँ लेकिन काम तो और कोई समस्या तो नहीं? ठीक है सर, जी मैम। थक चुके होंगे, हो गया, घड़ी सब देख रहे होंगे। ओके थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। ओके थैंक यू। थैंक यू मैम।